माइक हो गया? Am I live? हो गया शुरू? सर पूछे ना, उधर पूछे ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे चैट नजर नहीं आ रही ना. Yes, am I finally online, guys? Okay, so that's great. That's excellent. I think we should begin at once because we faced some technical glitches अभी थोड़ी देर पहले. And you know, विंडोज़ ऑब्वियस ही बात है, विंडोज़ में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेटे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है. Today, these are the life-saving MCQs that I'm going to be covering. This will save your life, this will save your exam, and this will actually bring out that A star, inshallah. So, अब हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और बिगिन करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहला क्वेश्चन हमारे पास है, What is a possible mass for a normal adult person? चलो 7.5 kg का मतलब तो ये होगा कि बेटे वो तो कीड़ा होगा तो 7.5 kg होगा, बल्कि कीड़ा तो 7.5 तो फिर भी बहुत हैवी है, ठीक है. 7.5 कहाँ से हो गया? फॉर गॉड सेक, ये तो बेबी हो सकता है. सो ये इट्स नॉट अ बेबी, राइट? सो नॉर्मल अडल्ट पर्सन 75 kg इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है. 75 kg इज द परफेक्ट आंसर. यू मस्ट नो दिस, राइट? ये बात आपको समझ में आई? 75 kg इज द परफेक्ट आंसर. 750 तो कभी भी नहीं हो सकता. 7,500 पता छोड़ दो फिर तो. इट शुड बी. आई होप यू गाइस कैन हेयर मी परफेक्टली फाइन. एक दफा मुझे कंफर्मेशन दे दो चैट पे लिखकर कि हाँ यार कंफर्म आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं. दे दो मुझे कंफर्मेशन. ओके, दैट्स गुड. ओके यार, ये लिंक जो है ना, मेरा जो नया वाला लिंक है ना, ये सबको शेयर कर दो, बिकॉज सीधी सी बात है, प्रीवियस लिंक जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है. अनफॉर्चुनेटली आई फाउंड इट सम बट इट इज़ लैगिंग अ बिट. वेल, वो हो जाएगा सही, वो अपेरेंटली हो जाएगा. वी नो वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वेयर थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग. अच्छा, फिर ये कह रहा है, ज़रा इस सवाल को देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. अ स्मॉल सिलेंडर इज रोल्ड अलॉन्ग अ रूलर एंड कंप्लीट्स 2 revolutions. ओके, यानी इसका कहने का मतलब है कि ये वाला जो है ना, ये पूरा घूमता हुआ जाएगा इधर और यहाँ पे 2 रेवोल्यूशंस पूरी कर रहा है, ठीक है. यानी इसका कहने का मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये पूरा घूम कर जब ये वापस इधर आएगा तो ये 1 रेवोल्यूशन होगा, फिर दोबारा ये घूम कर आएगा तो दैट इज 2 रेवोल्यूशंस. ओके, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए. अब मुझे बोलता है द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कल. यार सर्कमफ्रेंस तो मैथ्स वाले हो, सर्कमफ्रेंस तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज अ सर्कमफ्रेंस. यहां से स्टार्ट करोगे, पूरा घूम कर आओगे, दैट इज 1 सर्कमफ्रेंस. तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहे हैं, एंड इफ इट इज कंप्लीटिंग 2 रेवोल्यूशंस, सो 2 रेवोल्यूशंस का मतलब होगा कि इसके अंदर ये ट्वाइस द डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, यानी 2 सर्कमफ्रेंसेस आ रहे होंगे. सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? सो लेट मी जस्ट गेट माय कैलकुलेटर एज यूजुअल. I expected the calculator to be on the desk, but it is never there, but I got this one. Okay, so I'm going to be solving it. अब जरा इधर देखो, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा इसके अंदर जो ये रीडिंग आ रही है ना, पहले तो मैं ये रीड करूंगा कि ये कितनी आ रही है. You can see that is apparently 1.4 से एक स्टेप पीछे है. So 1.5 से एक स्टेप पीछे, so this is going to be 1.4 सेंटीमीटर. और ये वाली जो रीडिंग है ये आ रही है 10.2 सेंटीमीटर. सो दिस इज गोइंग टू बी 10.2 सेंटीमीटर. अगर मैंने ये किया तो फिर मुझे ये टोटल डिस्टेंस निकालना होगा सबसे पहले. सो लेट्स जस्ट फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड दैट इज गोइंग टू बी 10.2 minus 1.4 एंड दैट शुड प्रीटी मच गिव मी 8.8 सेंटीमीटर. अब जरा सुनो, 8.8 सेंटीमीटर जो था, इसमें 2 रेवोल्यूशंस आ रही थी. दैट मीन्स टेक्निकली 2 रेव्स इसके अंदर आए थे. मुझे तो बेटे सर्कमफ्रेंस निकालना है. सर्कमफ्रेंस तो बेटे एक रेव का होगा ना, एक रेव एक सर्कल पूरा गया, सही है. सो दैट मीन्स के इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए, विच शुड बी 4.4 सेंटीमीटर. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. यही बात है. अयाज अली शेख बिल्कुल आपने सही बोला, दिल की बात की है, क्या बात है. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास अपेरेंटली वी हैव अ स्काई डाइवर हु इज फॉलिंग एट अ टर्मिनल वेलोसिटी. अब टर्मिनल वेलोसिटी पे ये गिर रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है देखकर. माय गॉड. Which row describes the acceleration of the skydiver and the velocity of the skydiver? Be careful. Jokes apart,
टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। हमारे पास फोर्सेस होंगी लेकिन फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही होंगी। दैट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो होनी चाहिए। सो एक जीरो और वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर शुड बी कांस्टेंट। सो दिस शुड बी सी। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। क्लियर है या नहीं है? होना चाहिए। एनीवेज गाइस, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर इसके बाद हमारे पास ये है, अ साइक्लिस्ट टेक्स अ राइड लास्टिंग 250 सेकेंड्स। ओके, लिसन, जब पेपर में जाओ ना तो कीप ऑन अंडरलाइनिंग द की वर्ड, स्पेशली जो यूनिट्स होते हैं इनको अंडरलाइन करने की आदत डालो, ठीक है। अब ये कह रहा है द ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन वेरीज विद टाइम। नाउ यू लुक एट दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओवर हियर। जरा इधर देखो, डिस्टेंस है और इधर हमारे पास टाइम है, एंड वी हैव दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बी वेरी केयरफुल। आपको टेम्पटिंग लगेगा कि इसमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, बट प्लीज डोंट डू दैट। अब जरा इधर देखो, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट इन दिस ग्राफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एक्चुअली 300 मीटर्स। तो मैं इधर इस तरह लिख सकता हूं, जरा इधर देखो, एवरेज स्पीड is equal to total distance, which is actually 300 divided by the total time taken, because अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं ना तो बीच में जो हुआ it doesn't matter, it's just that कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ combined होकर आई हैं। So this is going to be 250. So let's see, 300 divided by 250, and that gives me 1.2 meter per second. So that is the average speed, right? Be careful, this is not the instantaneous speed. Instantaneous speed अगर होती तो वो हर टाइम पर अलग अलग स्पीड होती। This is just the average speed. This is very important, ठीक है। जब आप AS में भी जाओगे तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। So just understand this thing. Let's just do this question. This is a very famous question और ये बड़ा अच्छा question है, and it's intuitively based question. Let's just do it. An engine pulls a truck at constant speed on a level track. You can see that कि हमारे पास एक engine है, इसमें एक link लगा हुआ है, and then apparently we are just pulling a truck and there is a track at the bottom. We can see that. The link between the engine and the truck breaks. Okay, so apparently this train was actually moving और उसके बाद जो है this links actually breaks, and let's see what happens. The driving force on the engine remains constant. Okay, अब जरा सुनना, listen to me very carefully. The force still remains constant, but the problem is that कि अगर ये लिंक मेरे पास यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमारे पास बेसिकली ये ट्रक जो है ये पीछे रह गया और मेरे पास सिर्फ इंजन आगे की तरफ जा रही होगी। अब ओवरऑल अगर मेरे पास मास डिक्रीज हुआ है तो मेरे पास एक्सेलरेशन बढ़ेगी। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कैसे मैंने इसको प्रूव किया। भाई F इज इक्वल टू ma होता है, वी नो दिस फैक्ट। The question says that the force remains constant. If this is a constant, तो मेरे पास जो है acceleration is actually inversely proportional to the mass. So हमारे पास mass इधर कम हुआ, so the acceleration goes up. अगर acceleration goes up, तो इसका मतलब है कि जो engine जो हमारे पास जो आगे जा रही होगी इसकी speed बढ़ जाएगी। I hope this is clear. So it should speed up. It should speed up. और जो मेरे पास पीछे ट्रक है, जाहिर सी बात है यार, जिंदगी में रियल वर्ल्ड के अंदर ये कोई भी चीज इमीडिएटली स्टॉप नहीं हो सकती है। There is a time for it to stop, so obviously it should slow down. It cannot stop immediately. This doesn't happen in physics. Anyway, so this is going to be B. फिर ये कह रहा है what happens to an object when it is moving to a location where the gravitational field strength is slightly greater? Its density decreases. Why would it decrease? No. Its mass decreases. There is no effect on mass. Mass won't change. Its weight increases where this is slightly greater. अगर मेरे पास g की वैल्यू बढ़ेगी तो weight W is equal to mg होता है। तो हमारे पास apparently if the value of g goes up,
mass remains constant, so the weight technically goes up. So yes, its weight increases. Why would its volume increase? Doesn't make sense. Anyways, next question हमारे पास है two cylinders P and Q are made up of copper. Okay, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, मटेरियल सेम है, पहले दिमाग में रख लो, ठीक है. The height of P is twice the height of Q. Okay. The diameter of P is half the diameter of Q. Okay. ठीक है. मतलब हमारे पास ये है कि इसकी height twice है और इसका जो diameter of P is half the diameter of Q. Okay. Which statement is correct? The density of cylinder P is 4 times. अब पहली बात तो ये material अगर same है, सब जगह इसने density बोली है, you don't even have to think that much because if the material has not changed, हमारे पास डेंसिटी स्टिल रिमेन्स द सेम. भाई आपकी डेंसिटी जो मटेरियल कॉपर है, कॉपर की डेंसिटी अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये भी कॉपर का बना हुआ है और ये भी मेरे पास कॉपर का बना हुआ है, इफ दे आर मेड अप ऑफ कॉपर they will have the exact same density, right? So it is dependent on the material. So we should go for C option over here, 7C. I hope this is clear. Yes, Mr. Hoyles, space questions हैं हमारे पास, ठीक है? We will come to that. ठीक है, इज दिस क्लियर? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इन जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, which diagram shows the addition of the 4 Newton and the 3 Newton forces? So let's see. सबसे पहले इन दोनों को हमें add up करना है, right? So a 3 Newton force and a 4 Newton force needs to be added up. तो इनका जो हमारे पास इस तरह से होना चाहिए. Let's suppose if we have a 4 Newton force like this and we have a 3 Newton force like this, हमारे पास जो इसकी एडिशन होगी, this would be the resultant and that would be the addition of this thing. लेकिन इसको ऐड करने का भी एक तरीका है, and apparently since both the forces are at 90 degrees to each other, you will have to resort to using the Pythagoras theorem to answer this. So using the Pythagoras theorem, हमारे पास जो resultant force आएगी, that should be equal to root 4 square plus 3 square. So 4 square plus 3 square and we are just going to apply the root operation. That should give me 5. ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता. B में एरोस के डायरेक्शन गलत है, हमारे पास C में भी एरोस के डायरेक्शन गलत है and apparently D के भी डायरेक्शंस गलत हैं. So you just have to look at the arrows as well. Anyways, let's just move on to the next question. अच्छा, फिर मेरे पास ये कह रहा है an electric motor connected to the mains is used to lift bricks to the top of a building. There is a fuse in the plug. Okay, सेफ्टी फ्यूज होगा, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाए, दैट मीन्स द करंट वुड इंक्रीज इन समथिंग लाइक दैट. How can the efficiency of the motor be increased? Mind you, fuse has nothing to do with efficiency. Fuse is just a safety guard that you are employing in the circuit. So efficiency हमें improve करने के लिए we need to look at something else. Increase the friction in the motor. If I'm going to increase the friction in the motor, that will dissipate more heat, so more losses होंगे, that would decrease the efficiency. So this cannot be true. Reduce the energy losses in the motor. At least इनको बोलना तो चाहिए था कि किस तरीके से reduce कर रहे हैं, but that is okay. We have to reduce the losses in the motor and that makes sense. If you are going to reduce the losses, so that means the output is going to go up. Input जो भी रहे, output आपका ऊपर गया, so eventually आपके पास जो है B should be the answer. That will definitely increase the efficiency. लेकिन C और D भी पढ़ लो, जब आप पेपर दे रहे होगे तो it is good idea to read all the MCQs. Read all the MCQs. सही है. I hope you can hear me. वो थोड़ा सा यहाँ पे changes आए हैं मेरे पास. YouTube पे अच्छा ठीक है. अच्छा, फिर ये कह रहा है हाउ कैन द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर बी इंक्रीज. ये तो हो गया हमारे पास. अच्छा, इसमें मैंने बोला था कि मैं C और D भी पढ़ लूँ, तो C and D. यूज अ फ्यूज विद अ हायर करंट रेटिंग. वेल, इफ यू आर गोइंग टू यूज अ फ्यूज ऑफ हायर करंट रेटिंग, दैट मीन्स यू आर ओनली रिस्किंग दैट द सर्किट वुड गो ऑन फायर इफ समथिंग गोज हॉरिबली रॉन्ग. दैट मीन्स इफ द करंट एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद तो फिर तारे भी मेल्ट हो जाएंगे एंड देयर इज अ मोर चांस दैट देयर विल बी अ फायर. यूज अ fuse with a lower current rating. If you're going to use a fuse with a lower current rating, the circuit will never turn on, right? खैर, B हो गया. अच्छा, question number 10. ठीक है.
air is trapped in a cylinder by a piston. You can see that we happen to have a piston over here. The pressure of the air is actually P, and the length of the air column is 20 centimeters. So let's see, we have 20 centimeters over here. यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे पास length given है. Let me just show you this thing. यहाँ पे given है. And then फिर मुझे कहते हैं the piston is moved outwards. Okay, so we are just moving this piston outwards. यानी हम लोग उसको खींच रहे हैं बाहर की तरफ. So 40 centimeters हमने बाहर खींचा है, तो टोटल मेरे पास जो लेंथ अवेलेबल होगी दैट इज गोइंग टू बी 60, राइट? The temperature of the air remains constant. The temperature doesn't change. अगर temperature doesn't change तो इसका मतलब है हमारे पास Boyle's law is fully applicable. So P1 V1 is equal to P2 V2. But there is a problem. We are only provided heights over here. ये question मेरे पास आप लोगों ने बहुत सारे भेजे हुए थे बेटे. आप लोगों ने मेरे पास बहुत सारे questions भेजे हुए थे कि सर इसके अंदर है. मैंने reply नहीं किया था because I wanted कि you guys just attend this class and learn about this thing. अब इसके अंदर सबसे बड़ा एक चीज़ है. It's not a problem, it's a convenience. मेरे पास जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो यहां पर कहीं पे होगा, और हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. ठीक है? सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहे यहां पर हो या यहां पर हो, द क्रॉस सेक्शनल एरिया नेवर चेंजेस. तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं? वैसे इट्स अ डायरेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझने के लिए अगर आप कर रहे हो तो मैं इसको इस तरह लिखूं. देखो मेरे पास P1 कितना है? द प्रेशर ऑफ एयर इज P. सो P मल्टीप्लाई बाय सॉरी V1 is going to be cross sectional area multiplied by the length which is actually 20 centimeter. और फिर मेरे पास है my target is to find the new pressure, so P2 is the new pressure and V2 would be C cross sectional area multiplied by the total length which is actually 60 centimeter. अगर 60 centimeter है मेरे पास तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसमें ज़रा गौर से देखना, CA और CA मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से मैं कैंसिल आउट कर सक रहा हूँ. तो CA और CA was useless, you could have done it directly. So at the end of the day P new would be P into 20 divided by 60. So this is going to be P over 3, right? So this is actually B. I hope this is clear, guys. I hope this is clear. ठीक है? Anyways, guys, मुझे ये बता दो ये क्लियर है या नहीं है? ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था. Exactly, Mr. Ayaz Ali Sheikh, cross sectional area remains exactly the same. I hope this is clear, guys. ठीक है? Anyways, let's just move on to the next part. हमारे पास है एंड इट मेक्स सेंस एज वेल. देखो एक सेंसिबल सजेशन ये थी कि मेरे पास पहले तो था कंप्रेशन ज़्यादा थी, उसके बाद मैंने जब इसको बाहर खींचा तो मेरे पास वॉल्यूम बढ़ा. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटे मेरे प्रेशर भी तो कम होगा. सीधी सी बात है, बॉयल्स लॉ. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट स्टेप, खान एडिट्स. बेटे कौन सा वाला मैं आपको दोबारा से समझा दूं. देखो बेटे सबसे पहली बात है कि क्या मेरे पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्टली सेम है ना? सेम है. अगर मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्टली सेम है, सो व्हाई डू वी नीड दैट? बिकॉज इट विल बी रिपीटेड ऑन बोथ साइड्स. मैं अब देखो मैं एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं. अगर मुझे पता है कि यार पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग एक काम कर लें, इस फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं कि P1 H1 या P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2. Because the cross sectional area वैसे ही कैंसिल आउट हो गया guys. I hope this part is clear now. फिर इसका मतलब है कि P1 मेरे पास कितना था? वो था P. शुरू में जो मेरे पास प्रेशर था वो P है, ये यहां पे लिखा हुआ, you can see that. और मेरे पास शुरू में जो इसका जो लेंथ आ रही थी वो थी 20 सेंटीमीटर. मैं सारे के सारे यूनिट्स के साथ लिख रहा हूं. अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास P2 निकालना है विच इज एक्चुअली P न्यू. सही है. और मेरे पास जो अभी लेंथ आ रही है टोटल मेरे प्यारे बच्चे, उसके अंदर अगर आप टोटल लेंथ देखोगे तो टोटल लेंथ इज एक्चुअली फ्रॉम हेयर टिल हेयर. दिस इज द टोटल लेंथ and this time the total length is actually 60 centimeter. If this is 60 centimeter, so P new should be equal to 20 divided by 60 multiplied by P, and this cancels out to 1 over 3P. I hope अब समझ में आया. मिस्टर रयान उबैद, मैंने आपको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है. अब आप मुझे बताओ कि हाँ आया है या समझ में आया या नहीं आया. In the meantime, I'll just have a cup of tea. यार ये मेरे कैमरा में बहुत लैग आ रहा है.
थोड़ा सा डिले चल रहा है यहाँ पे ना। हाँ ये इंटरनेट की वजह से। अच्छा, अब आई होप ये बच्चों को समझ में आ गया। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। यार ये बिल्कुल ही स्टक हो गया है। नहीं चल रहा है। चल रहा है यहाँ पे चल रहा है। यार सर को बुला दो एक दफ़ा, मुझे ज़्यादा ही लैग नज़र आ रहा है। ठीक है। मुझे ज़्यादा लैग नज़र आ रहा है तो इसमें मज़ा नहीं आएगा ना। मैं फिर कुछ और बोलूँगा, देखो बिल्कुल ही अटक गया ये तो। उनको 2 मिनट बुला लो। मैं यार थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी लैग नज़र आ रहा है, बिकॉज आई एम एक्चुअली व्यूइंग द स्ट्रीम डायरेक्टली, सो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि एवरीथिंग इज स्मूथली वर्किंग। लेसन, जो अभी आप इधर पढ़ के जाओगे ना, 100% गारंटी आपका पेपर अच्छा होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहा हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली। अ लॉन्ग ट्यूब फुल ऑफ मर्करी इज इन्वर्टेड इन अ स्मॉल डिश ऑफ मर्करी. ओके, द mercury level in the tube falls, leaving a vacuum at the top. We can see that apparently we have a vacuum over here, so this is where the vacuum exists. VACUUM, this is where the vacuum exists. और हमारे पास ये जो लिक्विड प्रेशर होगा, यहाँ पर मेरे पास लिक्विड प्रेशर 0 होगा. Pressure of liquid would be 0 over here, and as you go down, the pressure of liquid actually increases. मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? The liquid pressure increases as you move down. And eventually when you reach this point over here, जब आप यहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे मेरे पास liquid present है, वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपके पास होगा ATM pressure. सही है? This is actually equal to ATM pressure. अब ज़रा सुनो. At the end of the day, this is basically a barometer. अगर ये बैरोमीटर है तो हमारे पास जो है मुझे बोलता है द मर्क्यूरी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स, लीविंग अ वैक्यूम एट द टॉप. व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, व्हिच लेंथ डिक्रीजेस? देखो, सबसे पहले इन अ बैरोमीटर हमारे पास ये जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है ना, ये जो हमारे पास हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज एक्चुअली h rho g. This h rho g must be equal to the atmospheric pressure at all times. यही होगा. अब अगर इसने मुझे इधर बोला है कि मेरे प्यारे बच्चे, जब इसने मुझे बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेरे पास गिरा इधर, अगर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरा तो ये बात याद रखना, रो और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन साथ में साथ हाइट भी गिरेगी, बिकॉज दे आर अपेरेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो दिस विल हैपन एंड इवेंचुअली दिस वुड डिक्रीज. तो हमारे पास जो होगी हाइट गिरेगी. तो ये हाइट कौन सी वाली गिरेगी, मैं इस डायग्राम में दोबारा से क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं. जरा इधर देखो, it is going to be actually this height that would decrease. यानी मेरे पास अगर ये लेवल इधर था तो ये लेवल मेरे पास इधर आ जाएगा. Do you understand this thing? So technically the height QR would decrease. So this is going to be C option over here. I hope this is clear, guys. अब मैं आगे चल रहा हूँ. Next step. Next question. मुझे बहुत सारे questions कराने हैं. There are total 100 MCQs that I'm going to be covering right now, and I just want to finish this thing. The diagram represents a geothermal power station. Okay, so we happen to have a geothermal power station. मेरे पास cold water अंदर जा, ठीक है? वहाँ से ना कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको मैं, अगर और खराब है कमेंट तो मैं उनको डिलीट कर. ठीक है, ठीक है. लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा जो ना, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है. आपने सर को बोला यार ये बिल्कुल ही हैंग हो गया है, ये बिल्कुल वो हो गया, लैग हो गया, बिल्कुल फंस गया है, लोड हो रहा है. हाँ, ये हर इंटरनेट की वजह से हो रहा है. मैं आपको दूसरी सिम पे लगा देता हूँ, आप उस पर दिखते रहेंगे तो. हाँ, अच्छा, मेरे वो भी तो मेरे लिए खोल देना वापस से इसको, जो है ना, फिर मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? आपके पास नहीं, आपके पास आ गया. हाँ, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा. ये नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक है बिल्कुल. नहीं बेटे, ब्लैंक है, वो अपडेट ही नहीं हो रहा मेरा. सर को बुला देते ना. सर कहाँ गए? सर कुछ भी नहीं आ रहा इसमें, देख लो आप इधर. ये सब क्या कर रहे थे? वो
हमको इस वाली स्क्रीन देखनी थी ना। अबे डुप्लीकेट करो यार उसको तो। उसमें लैग नहीं हो रहा ना, यूट्यूब पे लैग हो रहा है। दोनों में ही लैग हो रहा है। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ वो ब्लैकआउट हो गई है, मैं पता है, मुझे भी पता है। सर ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही स्क्रीन, क्यों मूव नहीं हो रही? कुछ भी नहीं आ रहा इस पे। आप सही है। आई होप यू द स्क्रीन इज नाउ विजिबल। द स्क्रीन इज नाउ विजिबल सर। ये आप कमेंट्स पे नजर रखिएगा बस। अच्छा खैर गाइस, एनीवेज वी आर बैक बिकॉज हम लोग पावर, अपेरेंटली वी वर डिस्कसिंग हाउ आयरॉनिक दिस इज दैट वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अ पावर स्टेशन, सो द पावर वेंट आउट। माय गॉड, सही है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अच्छा मेरे पास कह रहा है विच यूजफुल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अब मेरे पास जो है बेसिकली इसके अंदर थर्मल एनर्जी इधर बन रही होगी। दिस इज एक्चुअली गोइंग बैक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दिस इज गोइंग टू बी डी एज क्लियर एज दैट बिकॉज apparently the final product is electricity and हमारे पास कहाँ से आ रही है? ये thermal energy से आ रही है guys. Next step. फिर ये मेरे पास एक और question है. A motor is used to lift a load vertically as shown. We can see that there is a motor and there is a load over here, और मेरे पास एक distance moved है. The load weighs 40 Newton. The power of the load is 20 watts. The motor is actually 20 watt and the system is actually 25% efficient. Okay, so how long does it take to raise the load? Now that is something we need to consider. अब सबसे पहली चीज है how long does it take. मैं एक काम कर सकता हूँ, जरा इधर देखना। मेरे पास जो है सबसे पहले तो हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन which is actually the useful work done. वर्क डन मेरे पास आ रहा है इधर। It is going to be 40 multiplied by 0.50. So this is going to be 40 multiplied by 0.50 and this gives me actually 20 joules of work. ठीक है, अब मुझे ये बोल रहा है कि ये तो वर्क डन हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रेज द लोड। ये तो मेरे पास वो आ गया। द लोड वेज 40 न्यूटन। एक दफ़ा मुझे दोबारा रीड करने दो। अ मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ओके वर्टिकली अपवर्ड्स। हमारे पास चलेगा द पावर ऑफ द मोटर इज एक्चुअली 20 वॉट्स एंड द सिस्टम इज 25% एफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि 20 वॉट में से पहले मुझे ये भी निकालना पड़ेगा कि मेरे पास जो है यूजफुल पावर कितना होगा। यूजफुल पावर should be equal to useful power would be equal to 25% divided by 100 multiplied by 20. So that should be equal to 25 divided by 100 multiplied by 20 and that gives me 5 watt. यानी 5 watt मेरे पास रेस करने के ऊपर गए and apparently power itself is actually work done over time. So हमारे पास जो है पावर हमारे पास आ गई 5 watt. If 5 watt is the power, यूजफुल पावर, तो मेरे पास जो है वर्क डन कितना था। वर्क डन हमारे पास से हमने अभी निकाला था 20 जूल्स था और मेरे पास T आ जाएगा इसमें से। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी 20 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट शुड गिव मी 4 seconds वर्थ ऑफ टाइम वुड बी नीडेड। देखो इसके अंदर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप,
हमारे पास है 13 क्वेश्चन. डिफरेंट लिक्विड्स आर पोर्ड इनटू 4 डिफरेंट कंटेनर्स. अभी ये कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन विच कंटेनर डज द लिक्विड प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ओके, सबसे पहले हमारे पास प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन H, रो एंड G, वेयर रो इज द डेंसिटी और जो मेरे पास है H इज द हाइट या डेप्थ हमारे पास है. ठीक है, हाइट या डेप्थ फॉर दैट मैटर, या इसको मैं लिख रहा हूँ डेप्थ. और G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ज़रा मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना है इधर. देखो मेरे पास जो है एरिया का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, सो एरिया को तो छोड़ दो आप, एरिया को तो फॉरगेट अबाउट द एरिया. नाउ वी नीड टू फाइंड इन विच कंटेनर डज द लिक्विड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट प्रेशर. अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H रो का कॉम्बिनेशन. G तो कांस्टेंट है मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है मेरे पास. तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता जाता हूं, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट विल गिव मी द ग्रेटेस्ट प्रेशर. द एरिया ऑफ द बेस इज इररिलेवेंट इन दिस क्वेश्चन. सो 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 50 गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 65. विदाउट यूनिट्स मैं कोट कर रहा हूं. 65 इनको मल्टीप्लाई करने से आया तो इसमें आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 80 गिव्स मी 64. फिर मेरे पास आ रहा है 1 into 60 is actually 60 and 0.92 multiplied by 75 gives me a value of 69. So the biggest value that we are getting is from D. So D should be the answer. अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया 14. A rectangle, मेरे बहुत सारे सवाल कराने, so I'm not going to stop anymore. A rectangular block of metal has a weight 6 Newton and measures this. Be careful, centimeters में given है, लेकिन you can look at the answers. They are also apparently given in centimeters, so that should not create any issue. फिर ये कह रहा है what is the smallest pressure that it can exert when resting on a horizontal surface. Pressure is equal to weight per unit area, which is actually the force per unit area. So मुझे सबसे छोटा, अब मेरी बात सुनो, मुझे करना है smallest pressure, तो मुझे सबसे बड़ा एरिया सेलेक्ट करना होगा. So एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर गिरेगा मेरे पास. Weight is a constant, so let's just select the largest area over here. So smallest pressure would be equal to weight, which is 6 divided by जो हमारे पास एरिया है, जो लार्जेस्ट एरिया होगा वो बनेगा 5 multiplied by 4. सही है. So this is going to be 5 multiplied by 4, which is actually equal to 20. So this is going to be 6 divided by 20 and 0.3 Newton per cm square. I have not tampered with the unit. I'm just handling the unit as they were given. ये हो गया. अच्छा, ये वाला वही, I think this is the exact same question that has been repeated for some odd reason, but that is okay. So I'm just going to cancel this out. We have already done it. मैं इसको लिख रहा हूँ, repeat हो गया ये. सही है. So this is actually repeated. Let's just move on to the next question. This is also repeated again. ये भी हमने कर लिया था अभी. फिर ये कह रहा है a cold bottle containing a drink is placed on the table on a warm day. Drops of water form on the outside of the bottle. Well, we have witnessed this kind of phenomenon in real life. Which process causes the drops to form? Well, हमारे पास जो which process causes the drops to form, हमें पता है कि this is known as a process known as condensation. That is the only way. It's a fact. There is no explanation for this thing. It's just a fact that you must memorize for now at least. फिर ये कह रहा है some gas is actually trapped in a closed container. Okay, so we happen to have a closed container. Let's just form a container. और मेरे पास एक gas trapped है, so let this be the gas molecules. The gas is cooled. Okay, so we are reducing the temperature. हमने temperature को गिराया. And the volume of the container is kept constant. Okay, so no change in volume. So V is actually constant. अगर volume constant है और मैंने अगर temperature गिराया, so let's just imagine what would happen to the particles. जो हमारे पास molecules हैं उनके साथ क्या होगा. सबसे पहली चीज है, ये बात जो है ना, मैंने फिजिकल क्लास में बहुत सारा चीजें आप लोगों को सिखाया हुआ है कि टेम्परेचर इज एक्चुअली, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर मेरे पास टेम्परेचर अगर गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमें पता है कि v स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होती है. सो इसका मतलब है कि हमारे पास स्पीड गिरेगी. इन शॉर्ट, इफ द टेम्परेचर गोज डाउन,
the speed decreases, that is why the kinetic energy decreases. I hope this is clear. तो इसके अंदर होगा they collide with the walls more often, नहीं भाई. They contract, no. They get closer together, nahi bhai. They move more slowly, that is the main reason. So what happens to the gas molecules? They move more slowly because we are reducing the temperature. याद रखना, जब भी temperature change होगा, kinetic energy में changes आएंगे. समझ गए? और जब भी एक और चीज है, जब भी स्टेट चेंज होगा तो आपके पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे. बस इसको रट्टा लगा लो, ये बात मेरी मान लो, बहुत यूजफुल है. कल का पेपर एक्सलेंट हो जाएगा आपका. एनीवेज, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फिर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट का. सो दिस इज एक्चुअली आउट ऑफ द सिलेबस. स्पेसिफिक लेटेंट हीट की सिर्फ आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट द वर्किंग इज नॉट नेसेसरी एंड नॉट इवन रेलेवेंट एट दिस टाइम. एनीवेज, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दिस. फिर ये आ रहा है 20. व्हाट इंक्रीजेस व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अब ये कह रहा है व्हाट इंक्रीजेस व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ओके, लेट्स सी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. लेकिन हमारे पास कह रहा है बिकम्स अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका मतलब है कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कुड नॉट इंक्रीज. द मॉलिक्यूलर साइज, नो. द मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, डेफिनेटली यस, बिकॉज अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी बढ़ेगी. गाइस समझ गए? सही है. So this is going to be C. The total number of molecules, well, we are not adding any material to it. Why would the total number of molecules change? सीधी सी बात है ना. Anyways, let's just move on to the question number 21. Oh my god, this is a question that is worth solving. The diagram shows the magnetic fields around three objects. Okay, so we have P, Q and R. अब सबसे पहली चीज तो है कि जो एरो हमारे पास होता है ना, जैसे ये मेरे पास यूं एरो जा रहा है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ में जा रहे होते हैं. सो दे आर ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल बट ऑलवेज टर्मिनेटिंग एट द साउथ पोल. दैट मीन्स दे आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ पोल. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सबसे पहले तो मैं इसमें एक मार्किंग लगाना चाह रहा था. ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा मेरे पास वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी साउथ एंड दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल, बिकॉज इसमें से लाइंस एरोज इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं. यू कैन कन्विंस योरसेल्फ राइट लाइक दिस. अब इस डायग्राम के अंदर अगर एक आप गौर से देखो, there is nothing happening over here. ये Q जो है, इसमें कोई फील्ड के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा. Nothing is happening. So let's just look at this thing. What could it be? What could it really be? So let's just, the diagram shows the magnetic field around three objects P, Q and R placed close to each other. Okay, very close to each other. Okay. Which diagram shows the nature of each of these objects? सबसे पहले तो मुझे एक बात का तो पता है कि दोनों साइड पे permanent magnets हैं. So let's just look at this thing. अगर मेरे पास ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसके अंदर NS एक साइड पर है और SN दूसरी साइड पे होना चाहिए. सो NS एंड SN, NS एंड SN, ये हो गया. अब मेरे पास बीच में जो है ना, इट्स अ मटीरियल दैट इज नॉट एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड्स ओवर हियर. सो दैट मीन्स दिस मस्ट नॉट बी आयरन रॉड. अगर आयरन होता तो वो हमारे पास फील्ड कॉन्सेंट्रेटर की तरह होता है, एंड वी डू नॉट हैव अ फील्ड कॉन्सेंट्रेटर ओवर हियर. सो दिस वी कैन सेलेक्ट द कॉपर रॉड. दिस इज एक्चुअली कॉपर रॉड ओवर हियर इन द मिडल. एनीवेज, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फिर हमारे पास है iron filings are picked up by an electromagnet. The current in the electromagnet is switched off and the filings fall on a plastic bench. Okay. The plastic comb is rubbed with a woolen cloth and held just above the iron filings. Some of the filings jump and stick to the comb. Okay. एक electromagnet था, वो magnetic field की वजह से पुल कर रहा था. दूसरे में हमारे पास electric field थी, तो electric field की वजह से इसको पुल कर रहा था. Which statement correctly explains the last observation? Okay. हमारे पास है प्लास्टिक कोम्ब है which can never become a magnetic material. तो मैग्नेटिज्म तो उसमें नहीं आ सकती है. The comb has been electrically charged by rubbing with the cloth. That is actually quite true. फिर भी देख लेते हैं आगे. The comb has been magnetized by rubbing with the cloth. Never. Comb cannot be magnetized because the comb is actually made with plastic. The filings have been electrically charged by the electromagnet. नहीं भाई. The filings have been magnetized by the electromagnet. मेरे प्यारे बच्चे, ये आयरन filings थी. और आयरन जो होता है ना, सर ये स्क्रीन अटक गई है सर.
यहाँ पे तो सही चल रही है। तो अच्छा, फिर उधर क्यों 80 थी, वो क्या चल रहा था? आप पढ़ाएं सर। ठीक है, फिर ये कह रहा है the filings have been electrically charged by the electromagnet. नहीं, अब सबसे पहली चीज है the filings have been magnetized by the electromagnet. मेरे प्यारे बच्चे, we are dealing with iron filings over here. Iron filings का मतलब है कि the material is iron. Iron can never form a permanent magnet, so the magnetism will not be retained. तो इसका मतलब है कि हमारे पास there is only one valid explanation that actually fits this scenario. The comb has been electrically charged by rubbing with the cloth, and that is why it was able to lift the iron filings. Apparently the weight of the iron filings was less compared to the electrostatic force exerted on it. Let's just move on to the next question. 4 circuits are set up. In which circuit does the meter measures the potential difference V across the resistor? ये लगाओगे तो बेटे इसमें तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, इसमें तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर एमीटर है, बट वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू। ये अगर आपने किया, सी अगर आपने सेलेक्ट किया, यू आर इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ शॉर्ट सर्किट। द रीजन इज दैट कि जो हमारे पास एमीटर होता है, एमीटर की रेसिस्टेंस हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, एंड इफ यू आर जस्ट गोइंग टू पुल दिस ऑफ, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट। आपके पेपर के लिए बता रहा हूं, हो सकता है इस तरीके का सवाल आ जाए। अगर आपने एमीटर को इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो दिस इज इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ शॉर्ट सर्किट, सो वी आर ignoring this thing. We cannot do this. D option is the most valid, where D is जिसमें voltmeter हमारे पास उसके across लगा हुआ है, so this is the one we are going to select. Anyways, let's just move on. A resistor has a potential difference of 12 volt across it in a current resistor. What is the resistance? So यार ये तो बच्चों वाला है। Resistance itself is the ratio of the voltage to current. अगर definition भी पूछी जाए, definition में भी अगर option आए आपके पास MCQs में, तो याद रखना it is the ratio of voltage to current. So apparently हमारे पास 12 divided by 0.60 हो जाएगा. So let me just pull this off. So 12 divided by 0.60 would give me 20 ohms would be directly the answer. Anyways, let's move on to the next question. The diagram shows an electrical circuit. We have an electric circuit over here. Ix is the current in resistor X and Iy is the current in resistor Y. Okay. Which this statement describes the current from the power supply. Okay. अब एक चीज है, मेरे पास जो इसमें करंट आ रहा होगा, पीछे से जो इसमें करंट आ रहा होगा वो ज्यादा होगा। अपेरेंटली जब यहां पे पहुंचा होगा तो ये करंट दो हिस्सों में टूटा होगा, तो इसका मतलब है कि इधर मेरे पास करंट कम होगा, इधर भी करंट कम होगा, लेकिन जो पीछे से जो करंट आ रहा था वो ज्यादा होगा। और फिर ये वापस से आके करंट घूम फिर के जब इधर आएगा तो ये आके मैचअप होगा, मिक्स होगा, और फिर मेरे पास ये ओरिजिनल करंट बन के निकलेगा। सो एक्चुअली इन शॉर्ट, ये वाला करंट ज्यादा था और ये वाला भी ज्यादा होगा, लेकिन जो अंदर दो करंट्स होंगे वो कम होंगे हमारे पास। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई? ओके, greater than Ix and greater than Iy, that is actually true. इसमें कोई शक नहीं है. Greater than Ix and less than Iy नहीं भाई, less than, okay, so this is actually A. Why is a fuse used in an electric circuit? Answers पढ़ने में मजा आएगा. So that the current can have only one value. नहीं भाई. To prevent the current becoming too large, that is actually true. That is actually true. It does allow, the fuse does allow for the current to vary, but remember this thing, it always sets an upper limit of current in the circuit. That means अगर आपका एयर कंडीशनर है 13 एम्पियर का, सही है, 13 एम्पियर का है, और आपने फ्यूज लगाया हुआ है 16 एम्पियर का, तो ये याद रखना कि 13 एम्पियर तक वेरिएशन आ सकती है। अगर फॉर सम ऑड रीजन इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट हैपनिंग इनसाइड द एयर कंडीशनर को तारे मिल जाएं, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होगा कि हमारे पास करंट ऊपर शूट अप करेगा, तो अगर ये 16 एम्पियर पे जैसे ही पहुंचेगा आपका फ्यूज उड़ जाएगा एंड इट विल डिस्कनेक्ट द लाइव वायर फ्रॉम द सर्किट। और अगर लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो गई तो आपका एसी भी बच गया, आपकी कीमती जानें भी बच गई। सो दैट मेक्स सेंस, राइट? सो हमारे पास है इट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज, बट रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ फ्यूज नीड्स टू बी सिलेक्टेड केयरफुली। ऐसा नहीं कि आपने बोला गया बेस्ट क्वालिटी फ्यूज ले और वो सबसे बड़ी रेटिंग का 50 एम्पियर का आप फ्यूज लगा दो 13 एम्पियर के एयर कंडीशन के साथ, तो बेटे इसके अंदर अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तो फ्यूज को तो कुछ नहीं होगा, आपका सर्किट भी चलेगा,
तारें भी जलेंगी, साइड में कोई कर्टन लगा होगा उसमें भी आग लगेगी, पूरा घर वर जल जाएगा, खानदान मिट जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेटे ये जो आपका 50 एम्पेयर का फ्यूज होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा ब्रांड न्यू, बिकॉज अपेरेंटली यू स्पेंट अ फॉर्च्यून ऑन बाइंग दिस हाई क्वालिटी फ्यूज. डोंट डू दैट. एनीवेज, व्हाई इज अ फ्यूज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? To earth the appliance? No. To protect the appliance? Maybe. To change the power of the appliance? No. To change the voltage supply to the appliance? No. So protect the appliance as well as to protect the appliance basically. Which transformer, ये कह रहा है which transformer can change a 240 volt AC input into a 15 AC output? Well, ये हमारे पास ट्रायल एंड एरर से आपको करना पड़ेगा. अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कर लो. वो होता है NP over NS is equal to VP over VS. So हमारे पास ये जो NP जो है ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, NS जो होगा वो हमारे पास सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. सो जहां पे P नजर आ रहा है ना, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, ठीक है, और S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी. ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. ये फॉर्मूला है हमारे पास. अब हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, हाउ अबाउट वी डू दिस. मैं काम करता हूं, ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली है. मैं हर बार देखूंगा कि मेरे पास आउटपुट 15 AC किस में आता है. सो लेट्स जस्ट डू इट. लेट्स सपोज कि यार इसमें भी मैंने सप्लाई कनेक्ट कर दिया है 240 इसमें भी सेलेक्ट कर दिया, 240 इसमें भी कनेक्ट कर दी, 240 इसमें भी कनेक्ट कर दी, और 240 वोल्ट्स इसमें भी कनेक्ट कर दी. लेट मी जस्ट राइट द यूनिट्स एंड लेट्स जस्ट डू इट. सो लेट्स सी, मुझे क्या निकालना है, मुझे VS की वैल्यू निकालनी है. तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं. सो VS वुड बी इक्वल टू VP मल्टीप्लाई बाय NS ओवर NP. अब मैं एक दफा कैलकुलेशन कर लूंगा, एक ही कर लूंगा तो सबकी बहुत डायरेक्टली होती चली जाएगी. लेट्स जस्ट डू इट फॉर द फर्स्ट पार्ट. सो VP कितना है? 240 मल्टीप्लाई बाय NS कितना है? सेकेंडरी कॉइल में कितना है? 40, और NP कितने? 800. सो दैट वुड बी 240 मल्टीप्लाई बाय 40 divided by 800 would give me 12. So 12 cannot be the output. So that means कि पहला वाला जो ऑप्शन है 12 वोल्ट वो नहीं चलेगा. अब मैं दूसरे के लिए भी कर लेता हूँ. लेट्स जस्ट डू इट डायरेक्टली. मैं मेंटली क्या मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ दूसरे के लिए भी. सो एक और दफ़ा कर लेते हैं. VP कितना है मेरे पास? वो है 240 मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास NS कितना है? 25 है, और डिवाइडेड बाय 1000 है. सो लेट्स जस्ट पुल दिस ऑफ. सो 240 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000 would actually give me 6 volts. So this does not cut it. So ये दोनों तो गए. थर्ड वाले पे आते हैं. So this is going to be 240 multiplied by, मेरे पास आ रहा है multiplied by 15 divided by 24,000. So this gives me 1.5 volts won't cut it. Let me just check this out again. 240 multiplied by 15 divided by 2400. So this doesn't cut it. So last option हमारे पास है. So obviously last option ही होगा, but let me just check it anyway. So 240 multiplied by 75 and divided by 1200. So this gives me 15. यहाँ पे मेरे पास exact 15 volt AC आ रहा है. So this is the answer we were looking for. I hope this is clear, guys. ठीक है? Okay, you guys were very quick. You guys did it before me, but that is okay. The coils in the two electric motors are identical in size, but motor 1 is observed to spin more quickly than motor 2. Okay. The coils in two electric motors are identical in size, but motor 1 is observed to spin more quickly than motor 2. 3 suggestions are made to explain this observation. हमारे पास जो motor 1 है वो faster है compared to motor 2. The current in coil of motor 1 is greater than the current in the coil of motor 2. That could be true. That could be true. True हो सकता है. The number of turns on the coil of motor 1 is greater than on the coil of motor 2. That could also be true. अगर number of turns बढ़ेगा तो मेरे पास वो faster movement होगी. The magnets in motor 1 are stronger than the magnets in motor 2. So that is also true. Which suggestion gives a possible explanation for this observation? 1, 2 and 3. So obviously this is going to be D. Next question. ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो थे that can be used to actually increase the speed of rotation of a motor, an electric motor. Which statement describes two atoms of different isotopes of an element? Let's see. Two atoms of different isotopes.
Okay, statement describe two atoms of different isotopes of an element. Two atoms with the same nucleon number but different proton number. नहीं भाई, हमारे पास proton number same होना चाहिए क्योंकि element तो same ही होगा. It's just that the nucleon number would be different. Two atoms with a different nucleon number but the same proton number. Yes, two atoms with the same nucleon number and the same proton number. तो फिर फर्क क्या था? Two atoms with a different nucleon number and a different proton number. Oh, bhai. B is going to be the right answer. Let's just move on to the next question. Okay. A radioactive source has a half-life of 0.5 hours. So इसका मतलब है कि T half की जो value है that is 0.5 hours. Okay. So we have this. अब जरा सुनो. A detector near the source shows a reading of 6000 counts per second. So हमारे पास starting count rate जो आ रहा है वो आ रहा है 6000. Background radiation can be ignored, which is actually good. What is the reading on the detector 1.5 hours later? अब 1.5 आवर्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 0.5 आवर्स की तो एक हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल टाइम को डिवाइड करूं 0.5 से तो मेरे पास आ रही होगी 3 हाफ लाइफ्स. सो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 गिव्स मी 3 हाफ लाइफ्स. सो वी हैव 3 टी हाफ्स इन दिस क्वेश्चन. अब हम लोग लाइन मेथड पे जाएंगे. लाइन मेथड इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. 6000 से आपका स्टार्ट हुआ तो हमारे पास काउंट रेट एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 3000. फिर एक और हाफ लाइफ के बाद मेरे पास इसका भी आधा हो जाएगा. सो 1500 हो जाएगा. और फिर मेरे पास फाइनली जब एक और हाफ लाइफ लगेगी तो मेरे पास ये हो जाएगा 750. सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज 1 हाफ लाइफ, 2 and 3. 3 हाफ लाइफ्स के अंदर ये 750 पे पहुंचेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 750 per second. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. यस, लर्न विथ मी. ट्रू, अग्रीड. ठीक है. अयाज अली शेख, दैट इज करेक्ट. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 32. There is an electric current in a straight wire in the direction into the page. Okay, so apparently this cross signifies that there is a current directly into the page. This produces a magnetic field around the wire, and obviously बात है कि अगर हमारे पास में magnetic field होगी, it's going to be circular magnetic field. Which row describes the magnetic field? हमें पता है कि जो straight wire में अगर हमारे पास current flow करेगा, that magnetic field is going to be circular in nature, right? So concentric circles होते हैं. करीब में करीब होंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाते तो सर्कल्स भी दूर होते जाते हैं. एनीवेज, which row describes the magnetic field? Let's just look at this thing. Direction of the field lines. Well, हमारे पास इसके अंदर आपको right hand grip rule यूज करना पड़ेगा. बेसिकली ये मेरा right hand है, ठीक है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. अब इसके अंदर कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो है, लेट्स सपोज ये पेन है. सही है. दिस पेन इज एक्चुअली पॉइंटिंग इनसाइड द पेज, या आपके पास स्क्रीन है, आप उसमें भी देख सकते हो. आप इसके अंदर जब आप जाके अप्लाई करोगे, मैं आपको गाइड करता हूं. आप एक काम करो, राइट हैंड पकड़ो अपना. राइट हैंड को जो है उसका जो थंब है ना, उस थंब को इसके अंदर एम करो. जब आप इसके अंदर एम करोगे, लुक एट वेयर द फिंगर्स आर कर्लिंग. आप नोटिस करोगे आपकी फिंगर्स इस तरफ कर्ल हो रही होंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग. ठीक है. खैर, एनीवेज, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज एक्चुअली क्लॉकवाइज. वी कैन सी दैट. Or equally spaced over the whole field? No, more widely spaced further from the wire, because I said कि हमारे पास concentric circles होते हैं. So D होना चाहिए. Actually जो हमारे पास magnetic field lines होती है वो इस तरीके से होती है. जरा देख लो, ये क्रॉस था, पहली magnetic field line, फिर उसके बाद दूसरी magnetic field line, फिर उसके बाद थोड़ी सी और दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और फिर मेरे पास और दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सो एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट नोटिस कि हमारे पास पहले करीब थी, फिर थोड़ा सा और दूर हो गई, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. सो देयरफॉर मोर वाइडली स्पेस्ड फर्दर फ्रॉम द वायर, बिकॉज द फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली डिक्रीजिंग एज यू मूव अवे फ्रॉम इट. गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट स्टेट. Which statement about alpha particles and beta particles is correct? Alpha particles are less ionizing than beta particles. नहीं भाई, हमारे पास alpha particles are actually more ionizing. Alpha particles are more penetrating than beta particles. Actually, alpha particles are the least penetrating. Alpha particles have a greater mass than the beta particles. That is actually true. That is actually true. हमारे पास जो alpha particle है वो हमारे पास जो है उसका जो atomic number है, वो जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारे पास atomic
एटॉमिक नंबर तो इसका 2 है, लेकिन जो ऊपर वाला नंबर है वो 4 है. सो इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, और बीटा पार्टिकल इज जस्ट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज एक्चुअली नेग्लिजिबल मास. सो दैट इज ट्रू. अल्फा पार्टिकल्स आर द सेम चार्ज एज द बीटा पार्टिकल्स. नो, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का +2 है, और हमारे पास जो बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो -1 है, यानी 1 कंपेयर टू एक्चुअली 2 डबली चार्ज और एक सिंगल चार्ज है. सो दिस इज गोइंग टू बी C. Which type of object orbits the sun? An interstellar cloud of gas and dust? नहीं भाई. A comet, definitely yes. Comet हमारे पास पूरा सन के ऊपर, सन के अराउंड ही घूम रहा होता है. कॉमेट जो होते हैं हमारे पास. गैलेक्सी नहीं भाई. गैलेक्सी तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, इसके अराउंड रोटेट कर रही होती है. सो दिस कैन नॉट बी ट्रू. अनदर स्टार? नो. Which statement describes redshift? अब एक चीज है, जरा सुनना. रेडशिफ्ट का मतलब ये होता है, प्लीज से ओके, अब जरा मेरी बात सुनो. लिसन, हमारे पास है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स रेडशिफ्ट. रेडशिफ्ट का मतलब ये होता है कि वेवलेंथ बढ़े. रेडशिफ्ट का मतलब होता है कि चीजें दूर जाएं. That means things move away from you. That means the planets, or the galaxies or the stars that you are actually observing are actually receding from you. Receding का मतलब है दूर जाए आपसे. रेड हो जाए तो दूर होगा, ब्लू शिफ्ट होगा तो करीब होगा. एक मिनट सर, ये एक मिनट बीच में आ गया था स्क्रीन पर. अच्छा खैर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक चीज है कि जो रेड शिफ्ट का मतलब है, रेड शिफ्ट से याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के लिए. रेड शिफ्ट का मतलब होता है लैम्डा इंक्रीजेस. अगर लैम्डा इंक्रीज होगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. दैट इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर फॉर टुमारो. ये रट्टा लगा लो. रेड शिफ्ट का मतलब है लैम्डा इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज. ब्लू शिफ्ट अगर होगा, ब्लू शिफ्ट का मतलब होगा कि जो सितारा है या गैलेक्सी है वो हमारे करीब आ रही होगी. इफ ब्लू शिफ्ट हैपेंस दैट मींस लैम्डा डिक्रीजेस, बट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी. इस चीज को प्लीज रट्टा लगा लो. सही है. अब लेट्स सी which statement describes redshift. All the light emitted from all distant galaxy is the red end of the spectrum. सारे के सारे एक ही जगह पे तो नहीं होंगे. All the light emitted by a star in the Milky Way is at the red. सब जगह से होता है, वो सिर्फ मिल्की वे से नहीं होता. तो ये दो तो गए. Light from stars in all distant galaxy is moved towards the red end of the spectrum. That is actually true. हमें पता है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है ना, इस तरीके का होता है. अगर मैंने भी कराया हुआ था आप लोगों को, बेसिकली बीच में हमारे पास विजिबल रीजन होता है. दिस इज एक्चुअली विजिबल. ये हो जाएगा विजिबल. विजिबल के अंदर ये साइड रेड, ये साइड वायलेट, और फिर मेरे पास इंफ्रारेड IR इस तरफ होगा, मेरे पास माइक्रो इस तरफ होगा, और फिर मेरे पास रेडियो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, रेडियो वेव्स. ठीक है, ये होगा. और इसके बराबर में मेरे पास होता है यूवी के बराबर में हमारे पास एक्सरेज, और एक्सरेज के बराबर में हमारे पास गैमा रेडिएशन होती है. सो देयर वी हैव इट, गैमा. सही है. अब हमारे पास इसके अंदर ये होगा कि अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करेंगे तो वो हमारे पास सारे के सारे हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइंस जो होती है ना, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, उसमें इस तरीके से आती है. जैसे हमने लैब में मेजर किया तो वो लाइनें इस तरीके से थी, सपोज करो. लेकिन जब आपने सितारे से ऑब्जर्व किया, उसी का एक पैटर्न मेरे पास इस तरीके से शिफ्ट हुआ होगा. थोड़ा सा राइट पर ये वाला, थोड़ा सा राइट पे ये वाला, और थोड़ा सा राइट पे ये वाला. यू कैन सी दैट कि इनके बीच में जो मेरे पास ये डिस्टेंसेस आ रहे हैं ना, ये वाले, ये हमारे पास बढ़ चुके हैं. सो दैट मीन्स दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट. आई होप दिस इज क्लियर. एनीवेज, व्हाट इज मेंट बाय दी, बस अब इतना याद कर लो. अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं भी समझ में आया, सो लेट्स अस सेव टाइम, बस इसको रट्टा लगा दो. रेड शिफ्ट का मतलब है लैम्डा इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज. कल काम लगेगा, ये सवाल इस तरह का लगेगा. ठीक है. फिर ये कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ओके, half the time for all the unstable nuclei to decay. नहीं भाई, all the nuclei थोड़ी होता है. half of the nuclei to decay होता है. half the time it takes an unstable nuclei to emit radiation. सही है. half the time it takes an unstable nucleus to emit radiation. नहीं,
the time for half the unstable nuclei to decay, that is the one. Half life का मतलब ये होता है कि यार अगर मेरे पास इतने number of atoms थे, इतने number of nuclei थे, nuclei is a plural, right? It's a plural of nucleus. इतने सारे nuclei थे, एक half life के अंदर आधे जो nuclei होंगे मेरे पास मिट चुके होंगे, हट चुके होंगे. That is half life. Let's just move on. Which statement about all three types of radioactive emission is correct? They are all completely absorbed by a thin aluminum sheet. No. They are all deflected by electric fields. No. They are all deflected by magnetic fields. Only alpha and beta are deflected by this. They can all ionize gases. That is true, because apparently alpha is the most ionizing, beta comes in second, and last but not the least हमारे पास जो है gamma is the least ionizing, but still it is ionizing. A beam of electron is fired into a uniform magnetic field as shown. We can see that the direction of the magnetic field is into the page. Okay, which part do the electrons follow? इसके अंदर use Fleming's, आप इसमें use करोगे Fleming's लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, बट बी केयरफुल. इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपकी जो है ना, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड पे जा रहे हैं तो करंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा. तो इसका मतलब है कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द राइट, सो द करंट वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और हमारे पास जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, all these rules in fact are designed with हमारे पास, they are all designed with the conventional current in mind. तो इसके अंदर आपके जो Fleming's left hand rule use करोगे, this is my left hand finger, I mean left hand है मेरे पास, इसके अंदर आपकी ओरिएंटेशन ऐसे होनी चाहिए. अब जरा सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, इसको आप इनटू द पेज, यानी इनटू द स्क्रीन आप एम करोगे. मैंने इनटू द स्क्रीन एम की. फिर उसके बाद जो है मेरे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस डायग्राम के अंदर राइट साइड पर जा रही है. आपकी जो मिडिल फिंगर होगी, विच इज द करंट फिंगर, शुड पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और जो आपका थंब आ रहा होगा वो नीचे की तरफ एम हो रहा होगा. सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी डी. दिस इज द थिंग. सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये शो कर रहा है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होने के साथ भी अभी तक सीधा जा रहा है और फिर अचानक से उसको याद है कि उसको टर्न होना था. ऐसा नहीं होता भाई. जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर होता है तो हमारे पास इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है. एनीवेज, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन emitted by unstable nuclei are helium nuclei, short wavelength, electromagnetic waves and electrons. What are these 3 types of radiation? Helium nuclei कौन सी होती है भाई? Helium nuclei अल्फा होती है हमारे पास. ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली अ हीलियम न्यूक्लियाई, बट इट हैज नो इलेक्ट्रॉन्स. रिमेंबर दिस थिंग. बेसिकली अगर हीलियम हमारे पास आयनाइज करेगा किसी चीज को तो वो अल्फा अगर आयनाइज करेगा किसी चीज को वो हीलियम गैस में ही बनेगा हमेशा, बिकॉज इट इज जस्ट डिवॉइड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट फाइंड्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल बिकम हीलियम गैस. एनीवे, सो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास गैमा आता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं. सो दैट इज इट. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A wooden object is believed to be 6,000 years old. Which isotope found in the object is used to determine the age of the object? अब age of the object का मतलब है कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग के अंदर जो आपके पास आइसोटोप यूज होता है वो होता है कार्बन. हमारे पास जो यूज होता है कार्बन 14, बिकॉज कार्बन 14 इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, इन फैक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव. कार्बन 12 नहीं कर सकते बिकॉज कार्बन 12 स्टेबल होता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता. सो कार्बन 14 इज द वन वी आर लुकिंग एट. एनीवेज, डिफरेंट रेडियो एक्टिव emissions have different characteristics. A student lists the following characteristics for an alpha particle.
Characteristic P, it has a positive charge, it has a high penetrating ability. List the following character, or an alpha particle है. अच्छा alpha के बारे में, it has a positive charge, that is correct. It has a high penetrating ability, झूठ बोल रहा है. It is a component of the electromagnetic spectrum, no, because it is just a pure particle, it is not a wave. So which characteristics are correct? Only it is actually A. P only is the correct answer. Which statement about a transformer is correct? Let me have a cup of tea. Actually ये पता नहीं कौन सी टी है. Anyways, उसने टी बैग मैंने डाला ही नहीं है इसने. खैर है, nevertheless it's like soup or something. Anyways, question number 42. Which statement about a transformer is correct? The changing magnetic field in the transformer induces an EMF in the secondary coil. The changing magnetic field in the transformer induces an EMF in the secondary coil. That is actually true. हमारे पास यही होता है. एक changing magnetic field होती है. Changing magnetic field links up with the secondary coil. और वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड linkage happens at the secondary coil, which actually leads to generation of an EMF at the secondary coil. So पहला वाला स्टेटमेंट सही है. दूसरा भी पढ़ लेते हैं. The core of the transformer is made up of iron because iron is a good electrical conductor. No, it is not used for conduction. No, never. The transformer converts electrical alternating current to direct current. नहीं भाई, alternating to alternating ही होता है. In fact, it only works on alternating. The transformer converts direct current to alternating current. नहीं भाई, अगर DC आप सप्लाई करोगे ट्रांसफॉर्मर कभी काम ही नहीं करेगा उसमें. A current carrying wire lies between the poles of the two magnets as shown. Okay, in what is the direction of the force on the wire? So this is again a problem where we are going to be resorting to using the Fleming's left hand rule, LHR. So let's just use this. सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट फिंगर होगी, आप लेफ्ट हैंड आपको यूज करना पड़ेगा इस ओरिएंटेशन के अंदर. फर्स्ट फिंगर आपकी राइट साइड पे एम करो, इस डायग्राम के ऊपर ही करो, आप करो. मिडिल फिंगर को आप जो है इस एरो की डायरेक्शन में एम करोगे, इस डायरेक्शन में. दिस इज फॉर द मिडिल फिंगर. अब आपका जो थंब होगा, यू विल नोटिस दैट द थंब इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द स्क्रीन फॉर दिस मैटर. सो into the plane of the paper? No. Out of the plane of the paper? Yes. This is the one we are going to be selecting. I hope this is clear. और कभी भी याद रखो, कभी भी आपकी जो वायर होगी, अगर वो करंट कैरिंग वायर होगी, वो कभी भी पोल्स की तरफ तो जा ही नहीं सकती है. So not happening towards the left or towards the right. Next step. ये हमारे पास एक relay circuit. The diagram shows a relay used to switch on an electric motor. Okay, so let me just explain this diagram. पहले मैं diagram explain कर ले, तो फिर उसके बाद चलते हैं. Relay में हमारे पास जो होता है, सबसे पहले एक हमारे पास एक होता है प्राइमरी सर्किट होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी सर्किट होता है. ये जो प्राइमरी सर्किट होता है ना, इसके अंदर हमारे पास लो करंट होता है. दिस इज अ लो करंट सर्किट. और हमारे पास एक और सर्किट होता है विच इज हाई करंट सर्किट. बेसिकली रादर देन activating the high current circuit directly by physical contact, we resort to using this relay switch. Relay switch basically एक trigger mechanism होता है कि यार अगर हमारे पास एक high current circuit है या बहुत ही extremely high tension voltage supply लगी हुई उधर, आप उसमें हाथ नहीं डालोगे. आप कोशिश करोगे कि you use an electromagnet to actually trigger that circuit, and for this we use a relay. अब जरा सुनो, इसके अंदर होगा क्या. जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे, इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, इस तरीके से जाएगा हमारे पास करंट. Eventually this current will move inside this coil over here. अब जब इस coil में करंट मेरे पास रोटेट करेगा, तो ये जो मेरे पास आयरन कोर है, this will become an electromagnet. अब सीधी सी बात है, if this becomes an electromagnet, तो भाई सीधी सी बात है, it will induce magnetism inside the iron armature, which is actually this one. इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये पिवट लगा हुआ है, इधर मेरे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये वाला जो मेरे पास कांटेक्ट पॉइंट है, ये सीधा जाकर इससे जाके टकरा जाएगा. जब इसको जाके टकराएगा, तो इसको भी पुश करते करते ये इधर जाके लग जाएगा. सो दिस सर्किट कंप्लीट्स ओवर हियर, और मेरे पास ये इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हो जाएगी.
I hope this is clear. Let's just look at this thing. The student makes 5 statements to explain how the relay switches on the electric motor. The statements are not in the correct order. What is the correct order of the statements? Let's just look at this thing. सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ट्रायल एंड एरर पे चलते हैं. पहले हम लोग देखते हैं 1 5 2 4 3. ओके, 1 है द करंट इन द कॉइल मैग्नेटाइजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इससे पहले भी कोई पॉसिबिलिटी है? द आर्मेचर क्लोजेस्ट, इसने बोला 1. फिर 5 क्या कह रहा है? द स्विच एस इन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड. नहीं, हमारे पास जो है ये बीच के जो स्टेप्स मिस हो गए, सो दिस कैन नॉट बी ट्रू. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू समथिंग एल्स. 3, पहले 3 ऑप्शन. पहले मैं इसको मैं काम करूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से इसमें 1 2 3 लगा रहा हूँ. लेट्स जस्ट रीड. द करंट इन द कॉइल मैग्नेटाइजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये नेक्स्ट स्टेप होगा. द स्विच एस इन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड, ये वाला पहला होना चाहिए. 5th वाला हमारे पास 100% पहला होना चाहिए. फिर उसके बाद है द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर. नहीं, फिर हमारे पास क्या होगा? द करंट इन द कॉइल मैग्नेटाइजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस इज गोइंग टू बी नंबर 2 ओवर हियर. दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप. फिर हमारे पास आएगा द आर्मेचर क्लोजेस द कॉन्टैक्ट. नहीं, अभी हमारे पास पुल ही नहीं हुआ है तो कहाँ से होगा? द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल मेक्स द मोटर टर्न. नहीं, द इलेक्ट्रोमैग्नेट टर्न्स द आयरन आर्मेचर, अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर. दैट इज गोइंग टू बी थर्ड वन. दिस इज एक्चुअली ट्रू, जो मैंने डिस्कशन की थी. फिर उसके बाद होगा attracts the iron armature. अगर मेरे पास iron armature हुआ, फिर ये होगा the armature closes the contacts. This is going to be 4, and at the end of the day the current in the secondary circuit makes the motor rotate. So this is going to be actually 5. So हमारे पास ये steps मैंने कर दिए आपके लिए. So let's see. So सबसे पहले 1 जो step होगा वो पहला 5 वाला इधर आएगा, 5 से start होगा. So 5, फिर मेरे पास आ रहा है 5 के बाद जो है फिर मैं जाऊंगा इस पर, 5 के बाद इस पे जाएंगे, फिर इससे मैं जो है 3 4 पे जाऊंगा. सो इसका मतलब है मैं इसी में चेक करता हूँ 5 1 and 4. सो दिस इज द वन वी आर लुकिंग एट. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. Let's just move on to the next question. 45. An electric current can produce a heating effect and a magnetic effect. Which row shows the effect that the relay uses in one application of a relay? Effect used by a relay, heating effect relay में use नहीं होता है. It is used for the magnetic effect. It uses a magnetic effect because we have apparently discussed this in the previous part. पूरा syllabus ही आपका एक तरह से complete हो रहा है. So बैठे रहो. ये भी हो गया. सो सी एंड डी हमारे पास सही हो सकते हैं, लेकिन इनमें से देखते हैं. अलाउज अ स्मॉल करंट टू स्विच ऑन अ लार्ज करंट. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पूरी डिस्कशन की थी. सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई. नहीं भाई, दिस इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मर माय चाइल्ड. An electric kettle has a metal casing. The cable for the kettle contains a wire that is connected to the earth pin of the plug. Which danger does this guard against? अच्छा, basically हमारे पास क्या है? Has a metal casing. The cable for the kettle contains a wire that is connected to the earth pin of the plug. हम लोग earth कर रहे हैं. किसको कर रहे हैं? Metallic case को. तो which danger does this event? The cable to the kettle becoming too hot? No. The casing of the kettle becoming live, that is the one. हमारे पास अगर जैसे फॉर इंस्टेंस बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, इफ द लाइव वायर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मेटालिक केसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक kettle, that means that would be potentially dangerous for a person to touch it. In that situation हम लोग अर्थ कर देते हैं उसको, जो हमारा जो केस होता है उसको अर्थ कर देते हैं, so that if anything goes horribly wrong तो वो खत्म हो जाए हमारे पास. ठीक है. फिर हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट 47. The circuit diagram shows cells connected with a resistor in a series circuit. Each cell has an electromotive force of 1.5 volts. What is the total EMF in the circuit? अब जरा सुनो, मेरे पास एक सेल ये हो गया, 2 3 4 सेल्स इधर हो गए, 1 2 3 सेल्स इधर हो गए. So 4 plus 3 is actually 7 cells हमारे पास हैं. 7 cells हो जाएंगे. 1 cell is actually equal to 1.5. So 7 cells multiplied by 1.5 would give me, let's just do this calculation. So 7 multiplied by 1.5 would give me
10.5 सो 10.5 वोल्ट्स टोटल आ रहे होंगे मेरे पास। और मैं एक और चीज़ मैंने करना भूल गया था, मैं देख तो लूँ कि इसकी ओरिएंटेशन सही है। दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, सो एवरीथिंग मेक्स सेंस, दिस आंसर इज करेक्ट। इसमें कोई माइनस नहीं होता। हाँ, अगर ये वाली पोलैरिटीज रिवर्स्ड होती तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते इसमें से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। प्लस प्लस को हमेशा काटेगा, याद रखना। Anyways, let's move on to the next question. A plastic rod is rubbed with a cloth. The rod becomes positively charged. Okay. What happens to the plastic rod and what is the charge on the cloth? Okay. Rubbed with a cloth, the rod becomes positively charged. If the rod becomes positively charged, तो इसका मतलब है it must have lost electrons. It loses electrons, so इसमें से होगा lost electrons. So loses electrons. The charge on the cloth, क्योंकि cloth ने फिर gain किए होंगे, तो इसका मतलब है cloth would become negatively charged. So there you have it. C should be the answer. Let's move on to question number 49. The diagram shows a bar magnet and a coil of wire. The bar magnet is moved at the same speed in each experiment. In which situation is the largest EMF induced? Okay, so largest EMF के लिए हमारे पास greatest change in magnetic field होनी चाहिए. So let's see. इसमें stationary है, moves to the right. Okay. B के अंदर अगर हम देखें moves to the left, stationary है. Okay. C में है हमारे पास moves to the right, moves left at the same speed as the bar magnet. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास relatively अगर हम देखें relative speed हमारे पास डबल हो रही है। भाई सीधी सी बात है, एक के ऊपर आप खुद जा रहे हो। और दूसरी चीज़ भी, अगर आपके पास सेम स्पीड में अगर करीब आ रही हो तो ओवरऑल स्पीड तो हमें डबल ही नजर आएगी ना। सो ये हो सकता है। अच्छा, डी में मूव्स लेफ्ट एट द सेम स्पीड एज द बार मैग्नेट। इनफैक्ट इसके अंदर तो कुछ भी जनरेशन नहीं होगी। डी तो वैसे ही खराब हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप दोनों एक चीज़ को लेकर एक ही स्पीड पे जा रहे हो, तो फर्क क्या हुआ इनमें? कोई इनमें ना चेंजेस ही नहीं आ रहे होंगे। तो डी वाले ऑप्शन में तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो कभी भी ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। डी वाला तो गया। सो सी इज द बेस्ट आंसर, जिसमें आप दोनों को लेकर एक साथ जब मूव करोगे एक दूसरे की तरफ, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट स्पीड इसमें नजर आएगी दोनों को, एंड इसकी वजह से हमारे पास ग्रेटेस्ट ईएमएफ जनरेट होगा। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड? वेल, अल्ट्रासाउंड इज अपेरेंटली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ज्वेलरी, सो दिस इज द वन. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स नहीं भाई, ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं भाई, सनबेड्स में हमारे पास यूवी यूज होता है, नॉट अल्ट्रासाउंड. Which arrow on the diagram shows the amplitude of the wave? Amplitude हमेशा रेस्ट पोजीशन, यानी ये वाली जो लाइन है रेस्ट पोजीशन से आपके पास हमेशा ये वाला देखना होता है कि इस रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है. सो दिस इज एन एम्पलीट्यूड. इनफैक्ट ये भी हो सकता था एम्पलीट्यूड, लेकिन इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है हमारे पास. सही है. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी बी ऑप्शन. सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट. In a shallow tank, a water wave moves through a barrier with a narrow gap. The diagram shows the waves on the left hand side and the right hand side of the barrier. We can see that कि मेरे पास यहाँ पे apparently spreading हो रही है waves की. Spreading हमारे पास का phenomena जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन? नो वे. डिस्पर्जन? नो वे. रिफ्रैक्शन? नहीं भाई, क्योंकि स्पीड तो सेम रही. It's diffraction. Actually, मैंने इसको गलत मार्क कर दिया. Just in case, this is actually diffraction. Diffraction is the spreading of the waves when a wave passes through an aperture, which is an opening, या किसी कॉर्नर में से पास होके जाए, तब भी हमारे पास spreading होती है. सही है. I hope this is clear. Next step. 53. ये कह रहा है which waves are not part of the electromagnetic spectrum? Radio waves is definitely a part of the electromagnetic spectrum. Television signals definitely yes, because वो microwaves और radio waves का combination होता है. Ultrasound नहीं भाई, ultrasound is not an EM wave, and ultraviolet is a part. So C option is not a part of the electromagnetic spectrum. Let's just move on to this one. Okay, this one is an important question. A parallel beam of light is incident on a plane mirror. Which diagram
डायग्राम शोज हाउ द बीम इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर. अब बेटे लेजर होती है ना, अपने घर बच्चे जब हम लोग थे, जब हम लोग लेजर लाइट से खेलते थे, अभी भी हमें शैतानी सोच आती है कि लेजर लाइट से खेलें. मिरर में अगर फायर करोगे तो वो डॉट वैसे का वैसे ही आगे ही जा रहा होगा, मतलब रिफ्लेक्ट होकर. तो ये याद रखना, अगर मेरे पास लाइंस इधर पैरेलल हैं तो बाद में भी पैरेलल होनी चाहिए. सो बी वुड बी द राइट आंसर. इनफैक्ट अगर एक और भी तरीका इसको वेरीफाई करने का, वो हमारे पास ये है कि आपके पास इधर दो नॉर्मल्स बना लो, बल्कि एक पहले नॉर्मल बनाओ, क्योंकि दो अगर बनाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा. ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, और दूसरे वाले नॉर्मल के साथ भी यही होना चाहिए. बट आपको जूम इन करना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट सपोज टू जूम इन राइट नाउ. ये एंगल्स हमारे पास बराबर होने चाहिए, बट इट्स अ कॉमन सेंस थिंग. अगर शुरू में पैरेलल थी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही रहेगी, बस ये याद कर लो इसको. Anyways, let's see. This is a very important question. A boy sees a fish inside a lake. So we have a fish over here. This is a fish. Which label diagram is taken by the light traveling from the fish to the boy's eyes? Okay. हमारे पास पहला पाथ देखते हैं. ये गया. अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ से कर्व होती हुई रे लाइट क्यों जा रही है? नहीं भाई, बी तो नहीं हो सकता. सी. एक काम करते हैं, सी पर मैं पहले एक नॉर्मल बना रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे पास वाटर जो है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, एक्चुअली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अगर ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और मेरे पास बाहर एयर है विच इज़ लेस डेंसर मीडियम, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए. सही है. सो वी लेट्स जस्ट लुक एट दिस थिंग. मेरे पास पहला एंगल ये था, लेकिन अब मेरे पास सी में ये एंगल बड़ा हो गया. सो दिस इज एक्चुअली ट्रू. सी कुड बी एन आंसर, बट व्हाट अबाउट डी ऑप्शन ओवर है? डी में भी जरा देखते हैं. डी में भी मैंने पहले नॉर्मल बनाया, लेकिन इसमें मेरे पास जो पहला एंगल है वो ये था, लेकिन अपेरेंटली इसके अंदर जो हमारे पास है, ये वाला एंगल मेरे पास छोटा आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एक्चुअली दिस इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, विच इज नॉट ट्रू. एयर में जब जा रहा है, किसी डेंसर से लेस डेंस में जा रहा है, तो हमारे पास तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होनी चाहिए, विच इज एक्चुअली ट्रू इन सी ओनली. सो सी शुड बी द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. Let's just move on to this one. The diagram shows the formation of a real image of an object placed in front of a converging lens. Converging का मतलब है converge करे. Well, let's see. A वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है. ये तो diverging show कर रहा है. भाई ये ले इधर गई थी तो इसको तो इस तरफ जाना चाहिए था. Why is it moving towards that side? So this is wrong. B could have been somewhat true, लेकिन apparently let's just look at this thing. मैंने इसको सिर्फ डॉट लगा दिया. C तो बिल्कुल ही गलत है भाई. C में तो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है. और D जो है, D is a perfect pitch perfect answer, because इसके अंदर हमारे पास converging, हमारे पास clearly नजर आ रही है कि हमारे पास converging lens है. ये रह गई and this actually bends towards this side. ये रह गई और ये इस तरह bend हो गई. So this is going to be D option over here. Let's just move on to the next one. The diagram represents a sound wave. The sound wave changes from X to Y. Okay, हमारे पास X to Y है. पहले मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं काउंटिंग करना चाह रहा हूँ. ये ज़रूरी है कि मैं देखना, चलो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आ रहे हैं इसमें. ये गए 1 वेव, 2, 3, 4 साइकिल्स इसके अंदर आई. इसके अंदर भी देखते हैं दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4. और फिर मेरे पास इसके अंदर भी आए 1, 2, 3 and 4. So that means हमारे पास time period remains the same. So actually no change in frequency. Which statement about the sound wave is correct? The amplitude of the wave is increasing. No, amplitude is actually decreasing. We can see that the frequency of the wave is decreasing. No, the pitch of the sound is increasing. No, because the frequency is not changing. So how can the pitch change? The volume of the sound is decreasing. Yes, actually अगर volume है, volume का मतलब ही हमारे पास sound की दुनिया के अंदर amplitude ही होता है at the end of the day. So there you have it. D is the right answer. Next statement. देख लो, convince yourself, और फिर इसके बाद आगे चलते हैं. रह गए भी बहुत सारे सवाल हैं यार.
करना पड़ेगा। अभी भी मेरे ख्याल से गिव और टेक 1 घंटा लग जाएगा। होपफुली आई विल बी अ बिट फास्टर बट वील बी डन। ये हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़े से टिप्स दे दूंगा कि कल पेपर में क्या करना है, एंड दैट इज इट। पेपर आप लोगों का बेहतरीन होगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि पेपर अच्छा हुआ, या अल्लाह ना करे कि कभी भी मैं बोलूँ ही क्यों, गलत बात करनी ही नहीं चाहिए। इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, बस बात ही ख़त्म हो गई। फेथ होना चाहिए, सही है, गलत वर्ड यूज ही नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज यूज अ पॉजिटिव लैंग्वेज, सो बेहतरीन होगा पेपर। हैव फेथ इन योरसेल्फ। फिर ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज्ड इन मेडिकल स्कैनिंग ऑफ बोन्स। अबे भाई, इंफ्रारेड से गर्म करा जाता है तो बोन्स का हम लोग एक्सरे तो नहीं लेंगे। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। दैट इज एक्चुअली ट्रू, वेरी ट्रू फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक्चुअली माइक्रोवेव्स तो आपके ब्लूटूथ में भी यूज हो रहे होते हैं और वाईफाई में भी। अल्ट्रावायलेट लाइट इज यूज्ड इन नाइट विजन फोटोग्राफी। नो, उसके अंदर हम लोग IR यूज कर रहे होते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड इन थर्मल इमेजिंग। नो भाई, थर्मल इमेजिंग का मतलब है हीट सिग्नेचर, तो इंफ्रारेड होनी चाहिए थी। सो बी इज द बेस्ट आंसर। Let's just move on. A mirror is placed in path of a ray of light. Okay, मेरे पास इंसिडेंट रे जा रही है इस तरफ. Okay. उसके बाद ये हो रहा है through which angle does the direction of the ray of light changes. So इसके बाद इसने मिरर को टकराने के बाद इधर ये गई रिफ्लेक्शन. So apparently if this is 40 degrees, if this is actually 40 degrees, so this is also going to be 40 degrees. Through which angle does the direction of the ray of light changes? हमारे पास जो चेंज आया है, ये जा रही थी सीधी जाते जाते ये घूम गई उस तरफ, तो टेक्निकली पूरा ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है. सही है. तो यहां से लेकर यहां तक तो 180 डिग्रीज हुआ. सो 180 में से मेरे को 40 + 40 माइनस करना पड़ेगा. सो 180 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास 100 डिग्रीज आ जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 100 डिग्रीज. आई होप दिस इज क्लियर. रे ऑफ लाइट डायरेक्शन में चेंजेस आया है. ठीक है. Thin converging lens forms a real focused image of an object as shown. Let me have a sip of tea first. Oh my God. फिर ये कह रहा है a thin converging lens forms a real focused image of an object as shown. Okay, हमारे पास image है. Which distance is equal to the focal length of the lens? Well, focal length हमारे पास optical center ये था. This is our optical center. और जहाँ से मेरे पास parallel ray of light गई टकराने के बाद हमें पता है ना, रूल ये होता है कि यार ये हमारे पास focal point से पास होती है. So this is going to be the focal point. और ये वाला जो distance है, this is our focal length. ठीक है. So it is going to be, ये L point था, so LX हो जाएगा हमारे पास B. ठीक है. Let's just move on to the next part. Many devices produces electromagnetic waves when operating. Which device produces electromagnetic waves of the highest frequency? Okay, highest frequency. मोबाइल फोन्स जो है इसमें हमारे पास माइक्रोवेव्स वगैरह निकल रही होंगी तो नहीं. हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, दोबारा से बना लेते हैं. गैमा, फिर आता है कौन सा, एक्सरेज, फिर आता है कौन सा, यूवी, फिर हमारे पास आता है विजिबल विबग्योर, फिर विजिबल के बाद हमारे पास आता है रेड, IR, इंफ्रारेड, IR, फिर IR के बाद हमारे पास क्या आता है, माइक्रो वेव्स, एंड फिर हमारे पास आता है रेडियो वेव्स. सही है. ये यार इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसमें डब्बों में बना देते हैं, सो दैट वुड बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड. गैमा, यूवी, विजिबल के बाद IR, माइक्रोवेव्स, एंड देन वी हैव रेडियो. अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप राइट साइड पे जाते हो, लैम्डा इंक्रीजेस, और अगर इसी डायग्राम में आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. ठीक है. Which devices produce electromagnetic waves of the highest frequency? Let's see. Mobile phone में microwaves use हो रही होंगी. So A is actually जहाँ पे हमारे पास frequency कम होगी. So this cannot be true. Sunbed में आप UV use कर रहे होगे. So actually towards the left side है तो frequency इसमें ज़्यादा है. Maybe. Television controller में हमारे पास IR use होती है तो उसकी तो कम है हमारे पास, तो ये भी नहीं हो सकता. Toaster में भी हमारे पास heat है तो IR ही use हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता. So sunbed is the one we are going to go with because sun wave is actually, sunbed जो है उसमें UV use हो रही होती है तो UV की हमारे पास highest frequency आ रही है according to this diagram. Next step. An object is viewed through a thin converging lens.
the object shows the path of the two rays from the top of the object to an eye. Okay, so apparently हमारे पास जो इसमें converging हो रही है वो यहाँ पे जाकर हो रही है, मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, the object is actually placed on this side, और converging भी सेम साइड पे हो रही है. ये बात मैंने हमेशा सिखाया हुआ है कि भाई whenever the image is formed on the same side of the lens where the object is placed, that image is always upright, is always virtual, that is it, and also magnified. And that image agar virtual hai, so it can only be seen inside the lens, it cannot be projected onto the screen. So your eyeball needs to be in this position to actually see this image. How does the image compare with the object? It is larger and inverted? No, it cannot be inverted. It is definitely larger. You can see that कि हमारे पास image बड़ी आ रही है. It is larger and upright? Yep, that is true. B is the right one. It is actually upright. Real होती तो उल्टी आती है image, लेकिन जब हमारे पास virtual है, that image is actually going to be upright. Next step. A wave in the sea collides with a cliff. The crest of the wave hits the cliff once every 6 seconds. The horizontal distance between the crest and the adjacent trough of the wave is 4.5 meters. जरा एक में डायग्राम बना के देखते हैं. मैं टेढ़ी बन के डायग्राम, let's just draw it carefully. ये मेरे पास एक वेव है, फिर ये एक वेव आ गई, और फिर ये एक वेव आ गई. ठीक है, वेल ये थोड़े ज़्यादा ही परफेक्ट डायग्राम बने हैं. सो लेट्स सी. हमें पता है कि यार दिस इज बिटवीन अ क्रेस्ट एंड एन एडजेसेंट ट्रफ. अगर ये क्रेस्ट है तो दिस इज द ट्रफ. ये मेरे पास क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, और ये एक दूसरा क्रेस्ट है. तो सबसे पहली चीज़ है कि एक चीज़ तो मैं पता है कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस इज एक्चुअली वन होल लैम्डा, यानी वन वेवलेंथ होता है, या मैं इसको लिख लेता हूँ वन वेवलेंथ. तो हमारे पास अभी ये कह रहा है कि क्रेस्ट टू ट्रफ है, दिस इज द ट्रफ ओवर हियर. सो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास हाफ वेवलेंथ होगा, हाफ लैम्डा लिख रहा हूँ उधर. ठीक है, हाफ वेव, ये वन वेवलेंथ लैम्डा यानी हाफ लैम्डा होगा मेरे पास. सो हमारे पास जो टोटल वेवलेंथ आ रही होगी लैम्डा वुड बी एक्चुअली इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज एक्चुअली 9 सेंटीमीटर्स. यानी लैम्डा जो पूरा होगा, जो वेवलेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? द क्रेस्ट ऑफ द वेव हिट्स द क्लिफ वंस एवरी 6 सेकेंड्स. यानी क्रेस्ट, ये वाला पहला क्रेस्ट टकराया, फिर दूसरा क्रेस्ट आके टकराया, यानी एक वेवलेंथ का डिस्टेंस के बाद ये टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स. सो द स्पीड इज एक्चुअली इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 1 लैम्डा 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6. लेकिन अभी हमारे पास एक मसला है यहां पर, सॉरी 9 मीटर्स था, सॉरी माय गॉड, 4.5 सेंटीमीटर नहीं, 9 सेंटीमीटर्स है, 9 मीटर्स है, सॉरी. आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस, just noticed it. So this is actually going to be 9 meters. यहाँ तक तो पहुंच गए. So 9 divided by 6 would give me 1.5 meter per second. So the answer is going to be D. I hope this is clear. ठीक है, so centimeters का चक्कर ही नहीं था इधर. It was all in meters. Next step. A sound wave refracts as it passes from air to water. Air is less dense, यानी less dense to more dense. अगर less dense to more dense जा रहे हैं तो what happened? Which quantities actually change? The speed and frequency only. We know this fact कि frequency remains constant. Frequency constant रहेगी हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है. Refraction के अंदर the frequency always remains constant. The speed and the frequency only no. स्पीड एंड वेवलेंथ, यस, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना. अगर मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया तो याद रखना कि जब आपकी वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो स्पीड भी डिक्रीज होगी, और अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी. सो स्पीड एंड वेवलेंथ ओनली, डेफिनेटली यस. स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ नो. सो दिस इज गोइंग टू बी बी. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट स्टेप.
फिर ये कह रहा है 100 watt 240 volt electrical device is switched on. How much energy does it uses in 5 minutes? Okay. So हमें देखना है कि 5 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी यूज की है. So ये तो बहुत आसान है. 240 का तो मेरा कोई काम ही नहीं है. इधर मेरे पास पावर गिवन है और मेरे पास टाइम गिवन है. So energy is actually equal to power into time. That is it. So power कितना है 1000 multiply by time कितना है 5 into 60. Well minutes को हमें seconds में convert करना था इसलिए मैंने 60 से multiply किया है. So 100,000 multiplied by 5 multiplied by 60 is actually equal to 3 lakh. So 300,000 joules. So this is going to be D. हो गया. Next step. The total energy incident in 1 second on a group of solar cells is 120 joules per meter square. 1 second के अंदर ये होगा. The group of solar cells converts 720 joules of energy, light energy, to 120 joules of useful electrical energy in 1 second. Okay. बताता हूँ मैं पूरा का पूरा. 1 सेकेंड के अंदर मेरे पास सोलर पैनल था 1 मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर आ रहा है 120 जूल्स, यानी 120 जूल्स हमारे पास गिर रहे हैं आकर 1 मीटर स्क्वायर पर. ये आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर. ठीक है. A group of solar panel converts 720 joules of light energy to 120 joules of useful electrical energy in 1 second. Okay. What is the total surface area of the panel? पहले तो हम total surface area निकाल लेते हैं. 120 is to 1 meter square. तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें 720 हमारे पास given है. तो 720 के लिए कितना एरिया चाहिए होगा? Let's just find it out. Cross multiply this thing. So 720 divided by 120 gives me 6 meter square. तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अब इसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी देखनी है. जरा इधर देखो, एफिशिएंसी निकालना तो बहुत ही आसान है काम. हमारे पास 120 जूल्स ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे पास यूजफुल एनर्जी आउटपुट है और इनपुट मेरे पास कितना है 720 जूल्स. कन्वर्ट कर रहा है ना, 720 जूल्स को कन्वर्ट कर रहा है. सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो एंड यू विल हैव द एफिशिएंसी. 120 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाइड बाय 100 वुड गिव मी, oh my god, 120 divided by 720 multiplied by 100 gives me an efficiency of 16.667, which is 16. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ 2 significant figure पर तो 17% हमारे पास आंसर आएगा. So this is going to be A. On a cold day, a metal door handle X and a similar plastic door handle are at the same temperature. Why does X feel cooler to the touch than Y? Well, this is actually true because कि हमारे पास metal is an excellent conductor of heat. Basically, आप जब उस हैंडल को पकड़ते हो तो उसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर इमीडिएटली होना शुरू हो जाए. आपके हाथ से हीट वो मेटल जो होती है उसको ट्रांसफर कर रही होती है अगली साइड पर. सो दैट इज व्हाई इट फील्स कूलर. X is a better thermal conductor than Y, so yeah, that is true. आगे चलते हैं. A glass bottle has a metal cap. The cap fits very tightly and is difficult to remove. Okay. The cap and the neck of the bottle are lowered into the bowl of hot water. The cap can be removed more easily. Okay. इसने गर्म पानी में डाला and apparently the cap just comes out easily. What happens to that allow the cap to be removed more easily from the bottle? The metal cap contracts. अबे भाई contract होगा तो और tight हो जाएगा. The metal cap expands. Yep, that is true. The glass bottle contracts. गर्म में डाल लो तो contraction तो possible ही नहीं है. The glass bottle expands. Well, apparently the metal cap expands more than the glass bottle. So B should be the right answer for it to come out. When using a microscope to look at smoke particles in air, Brownian motion is observed. What causes the smoke particles to move at random? Well, apparently हम लोग real world के अंदर air को देख नहीं सकते. अपनी normal eyes से तो हम लोग नहीं देख सकते unless we use the microscope to actually look at the particles. Well, the thing is, air हमें नजर नहीं आती है, but we can observe
the phenomena of air interacting with the smoke particles. धुएं को अगर आपने गौर से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे ना, उसमें आपको ऐसा नजर आएगा कि वो जो पार्टिकल्स zigzag मोशन में चल रहे होंगे, zigzag मोशन में. That is because of Brownian motion. Brownian मोशन में होता क्या है कि आपका जो स्मोक पार्टिकल है वो साइज में बड़ा होता है एयर से, और जैसे ही हमारा एयर पार्टिकल से टकराता है मोमेंटम उसमें ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज व्हाई यू हैपन टू सी दैट आफ्टर द कांस्टेंट बम्बार्डमेंट बाय एयर मॉलिक्यूल्स हमारा जो स्मोक पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करेगा, कभी लेफ्ट साइड से टकरा रहा होगा, कभी राइट साइड से एयर टकरा रही होगी, सो इट विल जस्ट बी zigzagging like this. So some smoke particles are hit by air particles. That is true. Smoke particles are moved by convection currents in the air. No, bhai. Smoke particles have different weights and fall at different speeds. No. Smoke particles hit the walls of the container. No. So this is what causes the smoke particles to move at random. That is because smoke particles are hit by air particles. That is the truth. And nothing else. Two identical fish tanks are filled with water to the same level. One tank contains fresh water, the other tank contains seawater. Okay. Seawater is more dense than fresh water. Which fish experience the greatest pressure? Well, pressure is equal to H rho G. हमें पता है H is the depth, rho is the density of the liquid, and G is the acceleration due to gravity. So actually depends on the depth as well as the density. Well, sea water में ही हमें जाना पड़ेगा क्योंकि sea water की density ज़्यादा है तो pressure भी ज़्यादा होगा, और depth मेरे पास D select करनी पड़ेगी, तो ये वाली जो हमारी बेचारी fish है इसके ऊपर pressure ज़्यादा आ रहा होगा. सही है? Yes, Mr. Ayaz Ali Sheikh, that is correct. And Mr. Learn with me, that is also true. D. Let's just move on to the next one. 71, the input power to the motor is 12 watt. Okay, the motor wastes 590 joule of energy in 1 minute. What is the efficiency of the motor? Be careful, ये वाला सवाल मुश्किल है, बताता हूँ कैसे. हमें efficiency निकालनी है, तो efficiency is actually power output. पावर ही गिवन है ना इसमें, तो पावर से ही मैं खेलूंगा गेम. तो पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसमें हमारे पास पावर आउटपुट गिवन नहीं है, मेरे पास ये वेस्ट एनर्जी कर रहा है. सो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इनपुट पावर हमारे पास गिवन है, दिस इज अवर इनपुट पावर. अगर ये इनपुट पावर मुझे गिवन है, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें से पहले मैं वेस्ट आउटपुट निकाल लूँ, उसको मैं अगर 12 से माइनस करूँगा तो मेरे पास पावर आउटपुट आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट. वेस्ट पावर पहले निकाल लेते हैं. वेस्ट पावर इज एक्चुअली इक्वल टू 590 जूल्स डिवाइडेड बाय 1 मिनट है तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा. सो 590, क्योंकि सब वॉट्स में, तो इसी वजह से मुझे पावर्स में खेलना पड़ रहा है. सो दिस वुड गिव मी 9.83. सो 9.83 वॉट्स मेरे पास आ रहे हैं विच आर बीइंग वेस्टेड. दिस मच पावर इज एक्चुअली वेस्टेड, वेस्ट पावर है ये. ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं, जरा सुनो. पावर इनपुट मेरे पास गिवन है 12 वॉट, इसमें से ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास पावर आउटपुट निकल आएगा. सिंपल एज दैट, राइट? सो जो आंसर आया था, मेरा कैलकुलेटर वर्जन को ही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं. सो 12, मैं इसको लिख लेता हूं. पावर आउटपुट वुड बी इक्वल टू पावर वेस्ट, सॉरी पहले मुझे ये लिखना चाहिए, पावर इनपुट माइनस पावर वेस्ट. ये पावर वेस्ट था मेरे पास, दिस इज एक्चुअली द पावर वेस्ट. सो लेट्स जस्ट डू इट. 12 माइनस 9.83. So 12 minus answer gives me, जो मेरे पास पावर आउटपुट आ रहा है, which is actually equal to 2.17 कर लेते हैं इसको अभी फिलहाल, 17 watts. ठीक है, ये पावर आउटपुट आ गया. So efficiency would be equal to 2.17 divided by input कितना, so 12 multiplied by 100. So let's just find it out. Divided by 12 multiply by 100 किया, the efficiency is coming dangerously low, which is actually true in this case, A. So A is the answer. This is actually 18% almost. I hope this is clear, guys. ठीक है, सही है. 71 का A हो गया, ये तो हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व. अब इस पे आते हैं 72 पर. थोड़ी सी मैंने स्पेस को इधर यूज अप कर लिया, so let me just select all this and compress it so that we can make more space available. इसको मैंने ऊपर ही कर दिया so that we have space to do this question. The next question. A gas syringe
contains a volume of V1 of gas at pressure P1. Okay. The volume is reduced to V2. Okay. Volume को हमने कम किया. अगर मैंने वॉल्यूम को कम किया तो मेरे पास, अच्छा ये the volume is reduced to V2 without any change of temperature. Okay. What is the expression for the change in pressure? Okay, the change in pressure. मुझे दोनों केसेस में प्रेशर निकालने पड़ेंगे. पहला मेरा प्रेशर P था, the volume is reduced to V2. अगर मैंने वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो प्रेशर बढ़ेगा. So let's just do this first of all. मैं इसको पहले लिख रहा हूँ. P1 V1 is equal to, let the new pressure be P new multiplied by V2. So at the end of the day, P new is actually P1 V1 over V2. अब जरा सुनो, listen. This is the new pressure, right? ये मेरे पास नया प्रेशर है. मुझे बोलता है change in pressure मुझे निकालना है. So हमारे पास जो चेंज इन प्रेशर आएगा, डेल्टा का मतलब, ये जो साइन है डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है. चेंज इन प्रेशर का मतलब है कि जो नया प्रेशर है माइनस द ओरिजिनल प्रेशर. सो इसका मतलब है जो नया प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है P1 V1 ओवर V2 माइनस द ओरिजिनल प्रेशर वो था P1. सो एट द एंड ऑफ द डे द आंसर इज एक्चुअली C. प्लीज टेल मी ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज जस्ट लेट मी नो. दिस वाज अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्योंकि इसे चेंज इन प्रेशर बोला हुआ था. सही है ना? ये देख लो, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही हिट क्वेश्चन है. कन्विंस योरसेल्फ दिस इज ट्रू. ठीक है, आप इसको देख लो. ठीक है, पहले देखो मैंने क्या किया. पहले मैंने P1 V1 इज इक्वल टू P2, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है. जरा इधर देखो, लिसन. थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ, इधर दोबारा से करते हैं इसको. एक दफ़ा फिर से कर लेते, कोई मसला नहीं है यार, सब लोगों के साथ ही बैठा हूँ ना. A gas syringe contains a volume V1 at pressure P1. The volume is reduced to V2 without any change of temperature. ये बात तो फैक्ट है, राइट? बेटे जवेरिया आई डोंट नो. बस मैं मोस्ट लाइकली आई हैव 100 क्वेश्चंस. सो 100 पहुंचने वाले हैं, फिर उसके बाद एंड कर दूंगा मैं. ठीक है, तो मसला नहीं है. मैं ये समझा दूं पहले, ये क्वेश्चन पहले. मेरे पास है P1 V1 और उसके बाद जो है ना, जरा सुना, 100 MCQs के बाद I'll give you some pro tips that you will utilize in your paper tomorrow. So remember this thing anyways. P1 V1 is equal to P2 V2 होता है ना हमारे पास फॉर्मूला. लेकिन हमारे पास अभी इसमें था P1 V1 तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर. V2 भी गिवन है apparently, लेकिन जो दूसरा जो नया प्रेशर है, let that be P new नाम रख लेते हैं उसका, and let the new volume be V2. यहाँ तक तो समझ में आया ना मिस्टर? अब जरा सुनो. हाँ बेटे, यस यस. सो P new should be equal to P1 V1 over V2. ठीक है, यहां तक पहुंच गए. ये तो हमारे पास नया प्रेशर था, लेकिन मुझे इसने बोला है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन प्रेशर. मुझे बोलता है कि यार मुझे बताओ चेंज क्या आ रहा है. चेंज में हमेशा कोई ना कोई चीज माइनस होती है. तो चेंज निकालने के लिए the new pressure minus the initial pressure. So new pressure तो हमारे पास ये रहा. So initial pressure हमारे पास P1 था. So change in pressure must be equal to P1 V1 over V2 minus P1. So this is going to be C. Next question, थोड़ा सा रह गया, बस खत्म करने दो मुझे जल्दी से. Each tire of car has an area of 100 cm cube in contact with the ground. अगर गाड़ी है तो बेटे गाड़ी के तो 4 टायर होंगे. So technically we have 400 cm cube in contact with the road, with the ground. The car has a mass of this. We have the mass of the car. And the weight of the car is equally distributed amongst the four tires. The gravitational field strength G is 10 Newton per kg. What is the pressure exerted on the ground? बच्चों वाला सवाल है. Pressure is equal to weight. पहले हमारे पास कितना हो जाएगा? 1600 multiplied by 10. Be careful, आपका जो कल पेपर आएगा उसमें 9.81 आपको यूज करनी पड़ेगी वैल्यू. लेकिन वो अगर आपको कोट करे तो वही यूज करना. अभी इसमें कोटेड वैल्यू थी तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट. सो प्रेशर हो जाएगा वेट ओवर एरिया, और जो मेरे पास टोटल कॉन्टैक्ट एरिया, आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में सब जगह गिवन है. सो मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो टोटल एरिया आ रहा है 400 cm क्यूब, और ये हो जाएगा 1600 multiplied by 10 divided by 400, and this gives me 40. So C should be the answer. Let's just move on to the next part.
A uniform beam is pivoted at its center. Okay. Pivoted at its center, dead center. Okay. Two uniform, तो इसका मतलब है weight इधर ही act कर रहा था, तो weight गया side पर हो गया weight. Two weights are placed on the beam in the position shown and the beam is balanced by an upward force F. Okay. What is the size of F? So this entire assembly is completely balanced. इसके अंदर हम लोग use करेंगे principle of movements. तो हम लोग पहले देख रहे थे कौन कौन सी चीजें किस तरफ टर्न हो रही हैं. ये 30 न्यूटन की फोर्स इसको इस तरफ टर्न कर रही होगी, राइट ये फोर्स भी इसको इसी तरफ टर्न कर रही होगी, ये एफ जो है, और यही एक बेचारी एक अकेली फोर्स है 60 न्यूटन की फोर्स जो इसको इस तरफ घुमा रही होगी. सो हम लोग एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते जल्दी से. सबसे पहले 30, और हमें जब मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. सो दिस इज गोइंग टू बी 30 मल्टीप्लाइड बाय 40. एक ये हो गया, लेकिन इसी के साथ मेरे पास प्लस ये वाली भी करूंगा क्योंकि मैं अभी रेड वाले को पहले देख रहा हूं, यानी मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज पहले देख रहा हूं. सो 30 इंटू 40 प्लस एफ इंटू इसका डिस्टेंस कितना है इधर से इधर तक, ये आ रहा है 50. सही है, ये आ गया 50. एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास राइट हैंड साइड पर आ रहा है, राइट हैंड साइड पर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एक ही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, एंड दैट इज 60 इंटू 30. सो लेट्स जस्ट पुल दिस ऑफ दिस कैलकुलेशन. सो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 30 इंटू 40 और फिर डिवाइडेड बाय 50, एंड दिस गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 12. So there you have it. B is equal to 12. 74 का B हो गया. Let's just move on to the next question. ये वाला अच्छा सवाल है. The graph shows how the extension of the wire changes with the masses suspended from it when the spring is on planet X and when the spring is on planet Y. Okay. हमारे पास यहाँ पे extension आ रही है और एक तरफ mass है. What conclusion can be drawn from these graphs? Let's just look at this thing सबसे पहले. It is not possible to compare the gravitational field strengths on planet X and Y. Actually, we can. Let me show you how. सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी मर्जी से मैं 3 kg का मास लेता हूँ. 3 kg का मास लिया तो मेरे पास स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आ रही है वो तकरीबन आ रही है 15 एक प्लैनेट Y पर. लेकिन सेम मास व्हेन यूज्ड ऑन अनदर प्लैनेट X, वहां पे मेरे पास एक्सटेंशन ज्यादा आ रही है. तो इसका मतलब है कि प्लैनेट एक्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू प्लैनेट वाई, बिकॉज इट इज गिविंग मोर वेट टू द मास ऑन प्लैनेट एक्स. So let's just see. ये तो गलत हो गया. The gravitational field strength on X is equal, नहीं equal होता तो बराबर ही extension आनी चाहिए थी. The gravitational field strength on planet X is actually stronger. 1/3 तो गलत है. Is 3 times the gravitational strongest. इसी में आ रहे तो D हो गया the answer directly. It's just the one. Next step. Man climbs a ladder. Which quantities can be used to calculate the useful power of the man? Okay. So पावर ऑफ द मैन का मतलब है वर्क डन ओवर टाइम. और अपेरेंटली हम लोग देखते हैं क्लाइम्स द लैडर, तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऊपर जा रहा होगा तो mgh आना चाहिए. द वेट ऑफ द मैन एंड द टाइम टेकन ओनली. नहीं भाई, वेट और टाइम से मैं क्या करूंगा, W ओवर टाइम से मैं क्या करूंगा. द वेट ऑफ द मैन एंड द वर्टिकल डिस्टेंस मूव्ड ओनली, ये तो हमारे पास सिर्फ वर्क डन देगा, सो ये भी नहीं हो सकता. द वर्क डन बाय द मैन एंड द टाइम टेकन ओनली, यप दैट इज द वन, दैट इज द वन. सो सी नेक्स्ट स्टेप. A hole is made in the square tile of uniform thickness. Diagram shows the tile hanging loosely on a nail. The nail is through this hole. Where is the center of gravity of the tile? Well, apparently if यहाँ से hang कर रहा है और मेरे पास square tile of uniform thickness है, भाई बात ही खत्म हो गई. uniform thickness है, so हमारे पास जहाँ पे ये लाइन क्रॉस करके जा रही होगी, एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये टेक्निकली डी पॉइंट ही है. सो दिस इज द वन. सो डी शुड बी द आंसर.
और वैसे भी अगर मैंने इसको हैंग किया है तो वर्टिकल लाइन जो होनी चाहिए इसी में से पास होके जानी चाहिए. So this is the one answer. The student hangs different loads on a spring. Okay, so we have 3 centimeter, 6 centimeter, 2 न्यूटन लगाया तो 6 centimeter आ गया, 4 न्यूटन लगाया तो 9 centimeter लेंथ आ रही है. So let's just do. Which row gives the correct extensions of the spring? जब मेरे पास extension cm when the load is 0, जब लोड 0 है तो मेरे पास कोई एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि 3 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ. सो 0 लोड और एक्सटेंशन व्हेन द लोड. अच्छा, ये तो मेरे पास पहला हो गया, पहला स्टेप हो गया, तो ये वाले दो सही हो सकते हैं. 3 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द एक्सटेंशन, फॉर गॉड सेक इट इज द ओरिजिनल लेंथ. फिर ये कह रहा है when the load is 2 newtons. जब हमने 2 न्यूटन लोड लगाया तो मेरे पास जो एक्सटेंशन आ रही है 6 minus the original length, which is actually 3. So this is going to be 3 centimeter. So let's just look at this thing. तो 3 इधर भी आ रहा है, तो लेकिन हमारे पास सी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो चुका है, तो 2 पे लगा दिया. लास्ट में हमारे पास है जब हमने 4 न्यूटन का लोड लगाया तो मेरे पास एक्सटेंशन आ रही है 9 minus the original length, which is actually 3. So 9 minus 3 should be equal to 6. So 6 centimeter should be the final extension. So this is the one. B should be the right answer. Next step. 2 objects P and Q are placed in a beaker containing a liquid. Object P floats in the liquid and object Q sinks. Okay. अब जरा सुन लो. Objects that are less dense than the liquid density will always float. और जिनकी density उस liquid से ज़्यादा होगी वो हमेशा sink करेंगे. So there you have it. So let's just look at these things. पहला ऑप्शन देखते हैं. Density of the liquid is this. और डेंसिटी इसकी कम है तो Q फ्लोट करना चाहिए था और P सिंक करना चाहिए था, तो एक्चुअली इसमें तो कुछ और ही बोला इसने. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1. ये वाला भी सिंक करेगा, ये वाला भी सिंक कर जाएगा. सो ये तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता. लेट्स जस्ट लुक एट दिस पार्ट. 13.6 है डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट Q जो है वो कम है, ये राइज करेगा, और P जो है वो भी राइज करेगा, यानी दोनों ही फ्लोट कर रहे होंगे. मुझे Q को सिंक कराना है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता. सो ये वाला भी गया हमारे पास. सो दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. लास्ट ऑप्शन ही बचा है. डज इट मेक सेंस? लेट्स सी. 13.6 इज द डेंसिटी. ऑब्जेक्ट Q की डेंसिटी इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो ये तो सिंक करेगा. और 11.3 is actually less than 13.6 is actually going to float. So there you have it. D is the right answer. Next step. A plastic cube of density P rho is compressed so that each of its side becomes 1/2 of its original length. What is the new density of the material of the cube? Let's just do this. Density is equal to mass per unit volume. लेकिन हमारे पास क्या है? Cube given है. तो let's suppose अगर मेरे पास एक cube है, 3-dimensional cube है, तो इसकी लेंथ को हम लोग LL मार्क कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर L क्यूब. यहां तक हम लोग पहुंच गए. फिर उसने क्या किया है? इज कंप्रेस्ड सो दैट ईच ऑफ इट्स साइड्स बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. ये ओरिजिनल था मेरे पास. अब मैं जा रहा हूं कंप्रेस्ड स्टेट में. कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर मुझे निकालना है न्यू डेंसिटी, और मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी मास को हमने कंप्रेस किया है, तो मास तो सेम रहा, सेम मास. लेकिन जो मेरे पास जो लेंथ है वो आधी आधी हुई है. सो इसका मतलब है 1/2 L इसके ऊपर क्यूब लग गया. सो एट द एंड ऑफ द डे द न्यू डेंसिटी इज एक्चुअली M over L cube divided by 8, और 8 ऊपर चला गया. सो 8 times M over L cube, और जो M over L cube है वो यहाँ पे भी था, तो हम लोग ये कह सकते हैं हमारी जो न्यू डेंसिटी है इज 8 times the original density. So it needs to be 8. Convince yourself this is true. सही है? आगे चले. 20 सवाल रह गए. The graph shows how the distance traveled by the vehicle changes with time. Okay, which row describes the speed of the vehicle in each section of the graph? अच्छा, ये distance time graph है. यहाँ पर मेरे पास जो है constant speed होगी, constant velocity, यानी constant speed लिख लेते हैं इधर. Constant speed
यहाँ पे 0 होगी क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड होगी. सो कांस्टेंट 0 0 और फिर मेरे पास होना चाहिए कांस्टेंट. सो A should be the right answer. Next step. A student writes two statements about mass and weight. Mass is the property of the body which resists change in a state of rest or motion. Yes, that is true because it is the property known as inertia. Weight is the amount of substance in a body. Oh bhai. Which statements are correct? The statement 1 only is the correct statement. सही है. Which value is 1000 of a meter? Okay, let's just check this out. हमारे पास है 1000 यानी 1 divided by 1000 multiplied by meter. So 1 meter. तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली 1/1000 जो होगा, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 0.001 मीटर लिख लें. यहां तक हो गया. अब बेसिकली मुझे चेक करना है कि कौन सी चीज इनमें से इसके साथ मैच कर रही है. लेट्स जस्ट डू इट. सो लेट्स सी. एक्चुअली अगर मैं इसको देखूं, पहला वाला ऑप्शन तो ये सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो बेटे और छोटा हो जाएगा. ये तो नहीं हो सकता मेरे पास. सेंटीमीटर है, ये भी नहीं हो सकता. ये वाला अगर मैं इसको करूंगा तो ये तो मेरे पास एक और ब्लॉक आगे चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता. सी में देखते हैं. सी में अगर सेंटीमीटर है तो लेट्स सी 0.01 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, बल्कि -2 करना पड़ेगा बिकॉज सेंटीमीटर टू मीटर है, 100 का डिफरेंस होता है. सो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² करेंगे तो ये वाली वैल्यू मैच नहीं करेगी क्योंकि ये हमारे पास इससे भी आगे छोटी वैल्यू आ रही है. सो दिस इज कैन नॉट बी ट्रू. हाउ अबाउट दिस वन? इसको ज़रा चेक करो ज़रा. 0.1 सेंटीमीटर है. अगर 0.1 सेंटीमीटर, इसको ज़रा मीटर में कन्वर्ट करते हैं. लेट्स सी. सो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर्स में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 into 10⁻². ये मेरे पास 1/1000 आ रहा है, which is actually this one. So this is actually equal to 1 into 10⁻³ which is actually equal to 0.001 meter. So this matches completely. So D should be the right answer. ये मुश्किल सवाल था, खुद घर पे ट्राई कर लेना. अभी थोड़ी देर में I'll share this entire sheet on Google Drive, बस डाउनलोड कर लेना. Anyways, a car of mass 1000 kg is traveling down a steep hill. The brakes fail, oh my god, and the driver uses a horizontal sand-filled safety road to stop the car. Well, apparently. The car enters the sand at a speed of 10 meters per second and experiences a constant stopping force of 250 Newton. How far does the car travel in the sand before coming to rest? Let's just look at this thing. सबसे पहले हमारे पास constant stopping force आ गई 2500 न्यूटन. ओके, सो दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग और ये रोक रही है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई. सो 2500 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हम लोग इसमें से डिसेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे. सो 2500 इज इक्वल टू मास इज एक्चुअली 1000 और ए, सो ए इज एक्चुअली इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.5 यानी -2.5 एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैं माइनस लगा लेते हैं इसमें बिकॉज दिस इज एक्चुअली द डिसेलरेशन. यहाँ तो पहुंच गए. अब जरा सुनो. हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द सैंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट? अब मेरे प्यारे बच्चे जरा सुनो. मैं एक काम करता हूं. सबसे पहले मैं इसके अंदर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं. इधर देखो, ये मेरे पास एक वीटी ग्राफ है. इसकी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और ये जाएगा, रुकेगा कांस्टेंट डिसेलरेशन के साथ. सो ये यहां पे जाके रुकेगा. मेरे पास ये टाइम पहले मुझे चाहिए जब ये स्पीड 0 होगी. तो टाइम निकालने में कौन सा मसला है, टाइम निकाल लेते हैं. हमारे पास इनिशियल स्पीड थी 10, फाइनल स्पीड है 0. सो -2.5 इज इक्वल टू फाइनल स्पीड क्या है 0. सो 0 माइनस द इनिशियल स्पीड इज 10 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. तो टाइम निकाल लो पहले. सो ये हो जाएगा 10 divided by 2.5 and this gives me 4 seconds. तो टाइम मेरे पास आ रहा है 4 seconds पॉजिटिव वैल्यू. ये भी आ गया आपके पास 4 seconds. अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो. तो एरिया अंडर द ग्राफ वुड बी हाफ into height which is 10 multiplied by 4. So 1 divided by 2 into 10 into 4 gives me 20.
So 20 meters should be the answer, and that is C. This is how you do it. भाई पहले आप क्या करो, एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन आ गई, उसके बाद फिर आप एक काम करो, टाइम निकाल लो कि रुका कितनी देर में. जब टाइम आ गया फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, डायरेक्ट एरिया लगा के निकाल लो. इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटे एक मिनट अयाज अली शेख, इक्वेशंस ऑफ मोशन ओ लेवल्स में नहीं है. इक्वेशंस ऑफ मोशन वो ए लेवल्स का हिस्सा है, एएस लेवल का हिस्सा है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया था इधर. सही है अयाज, आपने मेरी बात सुनी. इक्वेशंस ऑफ मोशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओ लेवल सिलेबस. ठीक है. वीटी ग्राफ में बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों होगी मेरे प्यारे बच्चे यजदान जैदी? कैसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है जब आपके पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है? आपकी स्पीड कम नहीं होगी क्या? क्या हो गया यार? सही है. नेक्स्ट स्टेप, what causes the frictional effects experienced by the cyclist to increase? Okay, using a lighter bicycle. Well, उससे तो फ्रिक्शन कम होगी नहीं. Traveling at a greater speed. Well. Traveling speed अगर आप बढ़ाओगे तो एयर रेसिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ेंगी. ये हो सकता है. A smoother tire surface, अगर smoother tire surface है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी. A road surface covered in oil. Oh my God, B is the right answer. Next step. A planet orbits the sun. The planet moves in a circular path at constant speed, but is accelerating because it is changing directions. In which direction does the resultant force act to cause this acceleration? Actually, the resultant force in the acceleration would only be pointing in one direction, and that is towards the center of the circle at all times to produce a orbital motion. सही है. ये तो याद कर लो यार, इस तरह का सवाल है, बस वही होगा जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. एनीवेज, a piece of iron of mass m is placed in a mixture of ice and water. Its temperature decreases from this to this. How much thermal energy is lost by the piece of iron? Okay, so let's see. मास गिवन है, सो हमें पता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T हमारे पास होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है. सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू गो विद दिस ऑप्शन. और ऑप्शन कौन सा होना चाहिए कि मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए. चेंज इन टेम्परेचर इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो गए दो. और सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसने मास का जिक्र किया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए. सो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट. इसके अंदर हीट कैपेसिटी लिखा हुआ था, हीट कैपेसिटी में कभी भी M नहीं आता, सो इट हैज टू बी A. ये भी हो गया. फिर ये कह रहा है a tennis ball of mass is traveling at meters per minute, which expression is equal to the kinetic energy in joules of the tennis ball. Let's just look at this thing. So half into mv square. लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसने joules में आंसर पूछा है, तो joules में मुझे मास को भी kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 0.056 kg. और जो वेलोसिटी है वो मुझे मीटर पर सेकेंड में चाहिए होगी. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट कन्वर्ट दैट. सो 1500 डिवाइडेड बाय मिनट था ना, तो मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. सो लेट्स जस्ट चेक दिस आउट. पहले मैं इसको रीअरेंज कर लूँ. 0.056 और ज़रा इसको देखते हैं ये कितना बनता है. 1500 डिवाइडेड बाय 60 इज एक्चुअली 25. So 25 square. So at the end of the day 25 square इसमें है, 25 square इसमें भी है, 0.56 सिर्फ इसमें है और ये भी है. So A should be the right answer. Here you have it. Next step. A gas syringe contains a fixed mass of air. The volume of the air is this and it exerts a pressure of this. Okay. The air is slowly compressed, keeping the temperature constant until the pressure is this. What is the final volume of air? यार ये मुझे आप लोग करके दो, ये मुझे आप लोग करके दो यार. मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ, so I'm just trying to relax. Let's see if there is any tea left. नहीं यार, ठंडी हो गई है, but who cares? At least it still has some flavonoids. Let's just pull this off. कर लेते हैं जल्दी से. P1 V1 is equal to P2 V2. प्रेशर कितना है? पहला प्रेशर है 5.0 इंटू 10⁴ इंटू 240 सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दूंगा क्योंकि हमारे पास फाइनल यूनिट भी यही है. द एयर इज स्लोली कंप्रेस्ड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट अंटिल द न्यू प्रेशर इज दिस. So 1.5 into 10⁵ multiplied by the new volume V है. So let's just find it out. जल्दी से कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 5 into 10⁴ multiplied by 240
डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा है 1.5 into 10 raised to power 5 ब्रैकेट को क्लोज किया एंड apparently I'm getting an answer of 80 centimeter cube. So B should be the answer. Let's just move on. A negatively charged rod is brought near to an uncharged metal sphere on an insulating stand. Uncharged है तो इसका मतलब है इसमें दोनों चार्जेस मौजूद होंगे. Which diagram shows the charge distribution? और बच्चों वाला सवाल है. अगर मेरे पास negatively charged है तो negatively तो positively को attract करेगी. तो D should be the right answer. Look at the diagram and convince yourself that this is true. Yes, sir, this is true. Next step. फिर ये a sample contains atoms of an isotope that has a half-life of 7.2 years. Which quantity halves every 7.2 years? The mass of the sample? नहीं भाई, mass of the sample तकरीबन सेम ही रहता है. ये बात याद रखना. ऑल्दो उसमें मास जो मौजूद है, जो एक्चुअल वाला जो मास जो उसमें जो था वो चेंज हो रहा होगा, लेकिन जो ओवरऑल मास जो में नजर आएगा तभी तकरीबन सेम ही होगा. द न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर नहीं भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे अभी इधर. और ये भी गलत हो गया. द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आइसोटोप, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. अभी तुमने किए थे इस तरह के सवाल. अ बीम कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज पास इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड. व्हिच डायग्राम शोज देयर पाथ्स इन द मैग्नेटिक फील्ड? लेट्स सी. हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की उन्होंने डायरेक्शन गिवन नहीं है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं. हमें एक चीज का पता है, गैमा कभी भी घूम नहीं सकती है, और बीटा हमारे पास सबसे पहले घूमेगा, ये चांसेस ज्यादा लग रहे हैं. बी का मुझे ज्यादा लग रहा है. दूसरा भी देखते हैं, सी वाला देखते हैं. सी में अल्फा बहुत ज्यादा घूम रहा है. नहीं भाई, अल्फा बहुत भारी होता है तो उसमें इनर्शिया बहुत होता है, वो इतना आराम से नहीं घूम सकता. और तो फिर ये वाला तो भाई इसमें तो गैमा को घुमा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता. सो इट्स गोइंग टू बी बी. एनीवेज, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. थोड़े से रह गए. In the Geiger-Marsden experiment, alpha particles are fired at a thin gold sheet. Okay, gold sheet हमारे पास है. Most alpha particles pass straight through the thin gold sheet. A few are deflected. Okay, what can be deduced from this experiment? The nucleus is very small. The nucleus has no charge. The nucleus, the electrons surround nahi bhai, the nucleus is very small. That is why the atoms are mostly empty spaces, because the nucleus is very, 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 very small. The diagram shows a beam of electrons about to enter a magnetic field. The magnetic field is directed into the page. Okay, so आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो into the page है. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मिडिल फिंगर को आप लेफ्ट साइड पे एम करोगे. मैं आपको गाइड करता हूं, आप खुद निकालो. आपका जो फर्स्ट फिंगर है, लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर होगी ये वाली, इसको into the page आप करोगे. मिडिल फिंगर को आप लेफ्ट साइड पे एम करोगे. द मिडिल फिंगर शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स राइट पे जा रहे हैं, तो मिडिल फिंगर लेफ्ट साइड पे जाएगी. तो आपका जो थंब होगा वो आपकी तरफ एम होना चाहिए, एंड दैट शुड बी टू एक्चुअली बॉटम ऑफ द पेज, डाउन द पेज, सो दैट शुड बी डी. देयर यू हैव इट. नेक्स्ट स्टेप. 95. Electrical power is transmitted by cables over long distances at very high voltages because we are using step-up transformers from the power station. हमारे पास जब भी, याद रखो, जब भी हम लोग step-up ऑपरेशन यूज करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट को गिराते हैं, इससे हमारे पास पावर लॉसेस कम होते हैं in the cables, long distance cables. So power losses in the cables, what are the effect of using high voltage transmission? Power losses हमारे पास कम होने चाहिए, ये दो हो सकते हैं. और करंट इन द केबल्स वुड बी एक्चुअली लो, बिकॉज हमारे पास जो केबल्स होती है, लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स, उनमें जो पावर लॉसेस हो रहे होते हैं वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं. जब हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज ऊपर जाता है, लेकिन हमारे पास जो करंट है इट एक्चुअली गोज डाउन. इफ द करंट गोज डाउन, द पावर लॉस एक्चुअली गोज डाउन. So there you have it. ये वाला टेक्निकल सवाल है, ये मैं करता हूं, मैंने सारे ही किए हैं यार. The diagram shows the circuit for a model power line with 2 transformers and a lamp at the output. Okay, so मेरे पास apparently लैम्प के ऊपर 24 वोल्ट्स आ रहे हैं. मुझे इसके अंदर बोला what is the input voltage, तो मुझे इधर वोल्टेज निकाले. So we need to work it backwards. Okay, तो सबसे पहले अगर ये 24 वोल्ट्स है, मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, 200 to 40 है. सो एक काम करते हैं, लेट दिस बी द प्राइमरी एंड दिस बी द सेकेंडरी, क्योंकि ये आउटपुट पे है. सो प्राइमरी हम लोग एक काम करते हैं, एक मिनट, इसमें मैं इस तरह कर रहा हूँ, VP over VS is equal to NP over NS.
पहले मैं इधर लगा रहा हूँ, ये वाला सारे ऑपरेशन मैं इस तरफ कर रहा हूँ. सो V प्राइमरी मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू N प्राइमरी कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाय VS कितना है 24 और NS कितना है 40. तो यहाँ पे पहले हमारे पास V प्राइमरी करंट आ जाएगा, हमारे वोल्टेज आ जाएगा, वो हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 40 एंड दिस गिव्स मी 120. ओके 120 यहाँ पे पहुँच गए. फिर जरा सुनो, यहाँ पे 120 था. अपेरेंटली ये केबल्स हमारे पास थी तो 120 यहाँ पे भी होगा मेरे पास स्ट्रेट अवे. अब मुझे इधर निकालना है कि इनपुट AC वोल्टेज कितना आता है, वो हमें निकालना है. सो लेट्स जस्ट फाइंड दिस आउट. सो इसको हम लोग लिखते हैं अगेन V प्राइमरी ओवर V सेकेंडरी इज इक्वल टू N प्राइमरी ओवर N सेकेंडरी. सो लेट्स सी, V प्राइमरी हमारे पास हमें निकालना है. सो V सेकेंडरी हमारे पास जो था वो हमें पता है कि 120 है. सो NP कितना है 10 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो VS की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली हमारे पास कितना था 120. So let's just find it out. So 120 multiplied by 10 divided by 100 gives me a value of 12. So 12 volts. यानी अब आप इसमें देखो कि this answer is coming as 12 volts. अब इसका क्या मतलब है? 12 volts से ये पहले step up हुआ 120 volts पर, फिर assuming no losses in the cables, फिर ये 120 मेरे पास step down transformer में आए. स्टेप डाउन में जब हम लोग गए तो हमारे पास 120 वोल्ट से गिर कर 24 वोल्ट्स हो गया. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. सो दिस इज एक्चुअली C 12 होना चाहिए. ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन. मिस्टर अयान, अच्छा 97 का आंसर दे रहे हो आप. व्हेन द फ्लैश ऑन अ कैमरा इज यूज्ड, अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम flows for 0.030 seconds through a flash lamp. The average voltage across the flash lamp is this. What is the electrical energy supplied? भाई energy का एक फॉर्मूला होता है, बल्कि एनर्जी इटसेल्फ इज V मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. ये आप याद कर लो, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, यानी VQ. एक्चुअली VQ याद कर लो. सो V हमारे पास कितना है 3600 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना है 1.5. तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं. 3600 multiplied by 1.5 gives me a value of 5400 joules. यहाँ तक भी पहुँच गए. So this is going to be this. But let's talk about the power. Power हम निकाल सकते हैं easily. Power is the energy. Actually मैं तो लिख के कर रहा हूँ. Energy per unit time. Energy हमारे पास कितनी थी 5400 joules. Divided by the time is given to us as 0.0030. So 0.0030. So let's just find this out. So 5400 divided by 0.0030 and this gives me a value of, इसको engineering mode में जाके रखते हैं. So 1.8 into 10 raised to power 6. So this is the one we are looking at. So D should be the answer. That is correct, Mr. Mohammad Hamza, Mr. Yazdan Zedi. That is correct. Let's just move on to the next question. So 2 questions left. Actually 3 questions left. So let's just do it. This diagram shows 4 circuits. Each circuit contains 300 ohm resistors. Okay. Which circuit has the smallest total resistance? Let's see. एक काम कर लेते हैं, ऐसे सवाल में गैम्बल नहीं करते. ऐसे सवाल में हम लोग एक काम कर लेते हैं, सबकी रेसिस्टेंसेस निकाल लेते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट अवॉइड गैम्बलिंग. 2 रेसिस्टर अगर पैरेलल में एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे मेरे पास इसमें और इसमें सेम है, तो ये इनकी कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी 50. सो एट द एंड ऑफ द डे इसमें मेरे पास आ रही है 150 कॉम्बिनेशन, 150 ओम्स कॉम्बिनेशन. ओके, इसके अंदर तो 300 ओम्स आ रही है. ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, मुझे तो स्मॉलेस्ट टोटल रेसिस्टेंस चाहिए. सो एट द एंड ऑफ द डे C और D में हो सकता है फड्डा. लेट्स सी, 100 3 अगर मेरे पास पैरेलल में रेसिस्टर्स एग्जैक्टली सेम लगे हुए हों, तो उस एक रेसिस्टेंस को लेकर 3 से डिवाइड कर दो, दैट वुड बी द टोटल रेसिस्टेंस. सो लेट्स सी. सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 33.3 ohms. मैं गैम्बल नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं बस डायरेक्टली जो है ना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. सो इसके अंदर मेरे पास ये हो जाएगी 200 और ये हो जाएगी 100. सो एट द एंड ऑफ द डे
इसकी अगर मैं निकालूं तो 1/200 प्लस 1/100 रेज टू पावर -1 निकाल लो तो इसकी RT की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1/200 प्लस 1/100, ब्रैकेट को क्लोज किया, रेज टू पावर हमारे पास आ रहा है -1, एंड दैट गिव्स मी अ वैल्यू विच इज एक्चुअली 66.67 ohms. So yeah, C should be the answer. Next step. The light emitted from the galaxy is redshifted when detected on Earth. अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, redshift का क्या मतलब होता है? वेवलेंथ बढ़ती है. अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, राइट? So let's see. How does the frequency of the light when detected on Earth compare with its frequency when emitted, and in which direction is the galaxy moving? Frequency of light when detected on Earth less than the frequency of emission. ये भी सच है, ये भी सच है. Greater तो नहीं हो सकती है. Direction of the movement of the galaxy, since redshift है तो याद रखो redshift का मतलब होता है the galaxy or the star is actually moving away from us. It is receding backwards. Receding का मतलब होता है दूर जाए हमसे. So away from the Earth. So A answer. Unless it's a blue shift. Blue shift तो नहीं है, red shift है guys. ठीक है? Last question of the day. Light from the sun travels to the earth at a speed of this. ये अच्छा सवाल है, हम लोग इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे. Light from the sun travels to the earth at a speed of this value. The time for the complete journey is 500 seconds. What is the average orbital speed of the earth in its orbit around the sun? Let's just draw this diagram. एक दफा बनाते हैं. ये हमारे पास सन है, ये मेरे पास अर्थ है. Let this be the earth. मैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहता हूँ, मुझे वही आसान लगता है. जरा इधर देखो. Let's just forget about all the formulas. Let's just work this out through the first principles. मेरे पास सबसे पहली चीज है, ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और मेरे पास ये जो है टाइम गिवन है. मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसकी वजह से आई कैन इजीली फाइंड दिस रेडियस. ये मैं रेडियस निकाल सकता हूं इस ऑर्बिट का. तो ऑर्बिट तो मेरे पास ये होगी, ये पूरा यूं घूम रहा होगा. एक मिनट, सर्कल को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ताकि आपको भी समझ में आए. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. हमें तो इसकी स्पीड चाहिए, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड. सो हाउ अबाउट दिस कि अगर मेरे पास ये डिस्टेंस पहले निकाले तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा. दिस इज समथिंग दैट वी नीड फर्स्ट टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट. सो हमारे पास ये हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, and the speed is actually 3 into 10 raised to power 8 multiplied by time at 500 seconds. So this is going to be 3.3 into 10 raised to power 8 multiplied by 500, and this gives me a value of तकरीबन हमारे पास आ रही है 1.5 into 10 raised to power 11. यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग. 1.5 into 10 raised to power 11 meters. ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास. सही है. अब जरा सुनो, अब मुझे बोलते हैं what is the orbital speed of the earth in its orbit around the sun. अब पहले बेटे सबसे पहले रियलाइज करो कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. बेसिकली ये तो सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट. सो ऑर्बिटल, हमारे पास जो ऑर्बिटल पाथ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 pi r, which is actually equal to 2 pi multiplied by radius जो आ रहा था 1.5 into 10 raised to power 11. So जो भी आंसर आया था मेरे पास, इसकी कोई मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, मल्टीप्लाई बाय पाई कर दिया. सो ये मेरे पास आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है 9.42 into 10 raised to power 11. ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ गया. अब ये तो आ गया. अब मुझे पता है कि यार जब अर्थ इधर है, लेट्स सपोज भाई दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ. ये जो मेरे पास अर्थ है ये पूरा ऑर्बिट करके सन से इधर तक आएगी 365 डेज के अंदर, राइट? सो हमारे पास स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, विच इज 9.42 into 10 raised to power 11 meters, विच इज द सर्कमफ्रेंस. और जो मेरे पास टोटल टाइम है वो हो जाएगा 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स. मैंने पूरे टाइम को, एक साल को कन्वर्ट किया है सेकेंड्स के अंदर. निकाल लो इसका आंसर. सो ये आ जाएगा, जो भी थी वैल्यू इसको डिवाइड करते हैं 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, एंड लेट्स जस्ट पुल दिस ऑफ, एंड आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ रफली गिव और टेक
2.988 into 10 raised to power 4. So rounding off to one significant figure, so 3 into 10 raised to power 4 should be the answer. So there you have it. C should be the answer, guys. What do you guys think? So there you have it. अच्छा मेरी बात सुनो. Listen, कल का जब पेपर करो ना, एक बात तो गारंटी है कि you should be able to finish the paper in less than 1 hour. But slow down while doing the paper. आप ज़्यादा जो है ना स्पीड में नहीं करना. Read the question very carefully, think over it. Elimination. एक और चीज़ ये है, I know that majority of the candidates actually leave the questions. Please note, there is no negative marking in the paper, so please make sure that you attempt all the questions. And that would be it, guys. And I just want to tell you that इंशाल्लाह नेगेटिव पर कुछ भी नहीं सोचना. Give your best and expect the best. Inshallah, we'll meet again in the next session. Guys, take care.